नमस्ते दोस्तों, मैं वसुधा आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ। आज मैं आपको सुनाने जा रही हूँ मौत की घड़ी का पार्ट 2 एक नए धमाकेदार मोड़ के साथ। मैंने यह चैनल अभी अभी शुरू किया है। बहुत सी गलतियाँ होती हैं, कृपया क्षमा कर दें। मैं इस सफर में आपका साथ चाहती हूँ और आपकी प्रतिक्रिया बहुत मायने रखती है। कृपया आप अपनी सलाह कमेंट में शेयर करें, मैं उन पर जरूर काम करूँगी। पार्ट 1 का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है और अगर आपने उसे नहीं सुना तो ज़रूर सुने। इससे आपको पार्ट 2 की कहानी और भी बेहतर समझ में आएगी। यह एक सस्पेंस और थ्रिलर वाली कहानी है, तो पार्ट 1 सुनने से आपको पार्ट 2 की क्लैरिटी अच्छे से मिलेगी। तो चलिए शुरू करते हैं। मौत की घड़ी पार्ट 2 कहानी जंक्शन पर। प्रेम सागर अपनी स्टडी में टेबल के सामने बैठा दीपा शाही के बारे में सोच रहा था। लोहा तपकर गर्म हो चुका था, अब वार करने का वक्त आ गया था। उसने चांदी के फ्रेम में से अपनी तरफ झांकती दीपा शाही पर निगाह डाली और फिर उसके नंगे जिस्म की बड़ी सुखद कल्पना करते हुए हबीब को बुलाने वाली घंटी को पुश किया। हबीब दरवाजे पर प्रकट हुआ। मेरे पीछे कोई आया तो नहीं था? प्रेम सागर ने पूछा। नहीं, हबीब भावहीन स्वर में बोला। कोई टेलीफोन आया था? किसका? लोकेश भार्गव का। क्या कहता था? आपके बारे में पूछ रहा था। तुमने क्या जवाब दिया? मैंने कहा कि आप कहीं काम से बाहर गए हुए थे और रात देर से लौटने वाले थे। वह पूछने लगा कि आप कहाँ गए हो सकते हैं। मैंने कह दिया मुझे नहीं मालूम, वो मुझे बता के थोड़े ही जाते हैं। ठीक कहा तुमने, वो छोकरा तो सिर दर्द बनता जा रहा है। वो आसानी से टलने वाला नहीं। इस बार जब हबीब बोला तो उसके स्वर में पहले वाला अदब का भाव गायब था। बहुत बखेड़ा कर सकता है वो। मेरी माने तो मैंने तुम्हारी राय नहीं पूछी। हबीब चुप हो गया। उसके चेहरे पर एक अजीब सा कठोर भाव आया और गायब हो गया। तुम फिक्र मत करो मियाँ, प्रेम सागर नम्र स्वर में बोला। मैं संभाल लूंगा उसे। मैं उस जैसे बहुतों से निपट चुका हूँ। अनुराधा की चिट्ठी का क्या हुआ? नौकर ने मालिक से यूं सवाल किया जैसे जवाब तलबी कर रहा हो। वह चिट्ठी उस छोकरे के हाथ नहीं लग सकी। चिट्ठी मैंने हासिल कर ली है और ऐसा इंतजाम किया है कि अनुराधा की कोई चिट्ठी अगर क्लब में मोहिनी के नाम से आए तो सीधे मेरे पास पहुंचे। प्रेम सागर एक क्षण को ठिठका और फिर बोला, चिट्ठी के बारे में उस छोकरे ने खुद ही बक दिया था, जो कि बहुत अच्छा हुआ। उसके हाथ लगने से पहले चिट्ठी मैंने हासिल कर ली। हबीब खामोश रहा। तुम लोकेश भार्गव का ख्याल छोड़ो, वो कुछ नहीं कर सकता। वो खामखा दीपा के पीछे पड़ा हुआ है। दीपा से उसे कुछ हासिल नहीं होने वाला। देख लेना, उसका ख्याल अपनी जहन से निकाल दो मौलाना। ही इज नथिंग। दीपा का फोन नहीं आया? नहीं, आना तो चाहिए था। नहीं आया। ठीक है, तुम जाकर आज जरा रसोई की सुध लो। आज बाहर खाने का मूड नहीं है। क्या बनाऊं? अच्छा, प्रेम सागर उसे घूर कर बोला। यह भी मैं बताऊं? शाही कोरमा और चिकन बिरयानी बनाता हूँ। हबीब यूं बोला जैसे वह अपने आप से बात कर रहा हो। तभी कॉल बेल बजी। प्रेम सागर कान लगाकर सुनने लगा। साहब है घर पे? बाहर से आती दीपा शाही की आवाज उसे सुनाई दी। जी हाँ, हबीब की आवाज आई। लाइए सूटकेस मुझे दे दीजिए। सूटकेस का नाम सुनकर प्रेम सागर के होठों पर एक मुस्कुराहट आई, यानी कि चिड़िया दाना चुग गई थी। उसने उसके साथ दुबई चल देने का फैसला कर लिया था। वह स्टडी में पहुंची। प्रेम सागर ने उठकर उसका स्वागत किया और बालगीर होकर उससे मिला। उसने देखा उसके चेहरे पर वही उमंग और जोश खरोश था जो 8-9 महीने पहले उसके साथ भाग चलने के बाद उसने अनुराधा नांगिया के चेहरे पे देखा था। हबीब ने उसके पीछे पीछे वहां आने की गुस्ताखी नहीं की थी। बड़ी देर लगाई। वह शिकायत भरे स्वर में बोला, मैं कब से तुम्हारा इंतजार कर रहा हूं। मैं? वह घड़ियाल पर निगाह डालती हुई बोली, 15 मिनट ही तो लेट हुई हूँ।
मुझ पर तो वो 15 साल जैसे भारी गुजरे। ओह डार्लिंग, वह उसके गाल पर एक चुंबन अंकित करते हुए बोली। हाउ स्वीट। वह खुश थी, उसके चेहरे पर उत्साह की चमक थी और दिल में एडवेंचर का एहसास था। प्रेम सागर जैसा गुणग्राहक मर्द उसे पसंद था। ऐसे ही मर्द की कल्पना वह करती रहती थी। वैसे यह कहना तो मूर्खता होगी कि आज तुम बहुत खूबसूरत लग रही हो। बहुत खूबसूरत तो तुम हमेशा ही लगती हो। बातें बनाना तो कोई तुमसे सीखे। अब यह तो बताइए मलिका आलिया, वह उसके दोनों हाथों को थामता हुआ बोला, कि हमारी तकदीर का फैसला क्या हुआ? वही जो मेरी तकदीर का हुआ। तुम्हारी तकदीर मेरी तकदीर है। ओहो, शुक्रिया शुक्रिया। आज तुमने मुझे दुनिया का सबसे खुशकिस्मत आदमी बना दिया। प्रेम, हाँ, तुम वाकई मुझसे प्यार करते हो? लानत है, वह मन में बोला। सालिया, एक ही सवाल पूछती थी। लो, प्रत्यक्षतः उसने फुल ड्रामेटिक्स के साथ वही जवाब दिया जो वह ऐसे मौकों पर हमेशा देता था। यह भी कोई पूछने की बात है? मैं तुमसे क्या पूछ रही हूं, करते हो कि नहीं? हाँ, हद से ज्यादा। तभी तो तुमसे शादी करने के लिए मरा जा रहा हूं। तभी तो मैं मौत के कगार पर खड़ी अपनी बीवी के मरने का इंतजार नहीं कर सकता। तभी तो तुमसे शादी करने की खातिर तुम्हें दुबई ले जा रहा हूं। दीपा की फिल्म करियर में कोई दिलचस्पी नहीं थी, इसलिए उसे हीरोइन बना देने का झांसा उस पर नहीं चल सकता था। दीपा को उसने यह पुड़िया दी थी कि उसकी बीवी पागलपन का लाइलाज केस थी और दिमाग में कोई ऐसे विकार पैदा हो चुके थे कि 1 साल में वह निश्चित रूप से मरने वाली थी। उसके मौजूदा हालात ऐसे थे कि वह अपने पति को या किसी और को पहचानती नहीं थी। वह लगभग कोमा की स्टेज में थी, लेकिन उसका दीपा के लिए प्यार दीवानगी की हद पार कर चुका था। वह उससे शादी करके उसे हासिल करने के लिए 1 साल का लंबा इंतजार नहीं कर सकता था। उस समस्या का हल उसने यह निकाला कि वे दुबई जाकर शादी कर लें। दीपा को उसने यह पट्टी पढ़ाई थी कि विदेश में शादी करने से भारत में उस पर यह इल्जाम नहीं आमद हो सकता कि उसने एक पत्नी के रहते दूसरी शादी कर ली। वह यह कहानी न घड़ता तो दीपा उसके साथ हनीमून के लिए दुबई जाने से पहले भारत में ही उसे शादी करने की जिद करती, जबकि शादी के पचड़े में तो वह पढ़ना ही नहीं चाहता था। वह उसके साथ कानूनी रिश्ता जोड़कर उसे दुबई ले जाकर किसी कानूनी पचड़े में नहीं पड़ना चाहता था। बीमार बीवी की कहानी उसने यूं रो रो कर और शहीद हो होकर सुनाई थी कि दीपा का दिल पसीज गया था और उसका प्यार और भी उमड़ पड़ा था। डार्लिंग, दीपा बोली, तुम्हारी बीवी की जिंदगी में हमारी शादी का उसके साथ अन्याय नहीं होगा। उसमें ऐसा एहसास ही कहाँ बाकी है मेरी जान। वह एक ऐसा मुर्दा जिस्म है इत्तेफाक से जिसकी नज़्म अभी चल रही है। फिर भी, क्या फिर भी, अगर हम 1 साल इंतजार कर ले तो? मैं एक पल भी और इंतजार नहीं कर सकता। मेरे सब्र का पैमाना पहले ही छलक रहा है। मुझे लग रहा है कि अगर मुझे तुम ना हासिल हुई तो मैं पागल हो जाऊंगा, दीवारों से सर टकराने लगूंगा, कपड़े फाड़ कर चिल्लाता हुआ सड़कों पर भाग निकलूंगा। उसने एक बहुत फरमाइशी, बहुत ड्रामेटिक देवदासी आह भरी। उसके नाटक पे दीपा का प्रत्याशित असर हुआ। न न, ऐसा मत करो, वह उसके होठों पर अपनी नाजुक उंगलियां रखती हुई बोली। पहले मेरे सवाल का साफ साफ जवाब दो। मेरे साथ फौरन दुबई चलने को तैयार हो या नहीं? तैयार हूँ, तुम्हारी उम्मीद से ज्यादा तैयार हूँ। मैं तो अपना सूटकेस भी लेकर आई हूँ। ओह डार्लिंग, बेहद भाव विह्वल होने का अभिनय करते हुए उसने दीपा को अपने अंक में भर लिया। आज तुमने मुझे दुनिया का सबसे खुशकिस्मत आदमी बना दिया। देखना, मैं भी कुल जहान की खुशियां तुम्हारे कदमों में बिखेर दूंगा। मैं कुर्बान हो जाऊंगा तुम पर।
इतना प्यार करूंगा जितना कभी किसी ने किसी से नहीं किया होगा। ऐसे कितनी ही जज्बाती रूमानी फिक्रे उसने जुबानी रटे हुए थे। जरूरत पड़ने पर वह घंटों ऐसे डायलॉग बोलकर दिखा सकता था। मुझे एक बात से डर लगता है, दीपा उसके आलिंगन से निकलती हुई धीरे से बोली। डर मेरे होते हुए? बात ही ऐसी है। क्या बात? लोकेश, कोई बखेड़ा ना खड़ा करे। ओफो, इतने शानदार मूड में किसका नाम ले लिया? वह कोई बखेड़ा नहीं खड़ा कर सकता। लेकिन छोड़ो उसका ख्याल। तुमने दोबारा उसका नाम लिया तो मैं खफा हो जाऊंगा। वो तुम पर दिल रखता है तो इसमें तुम्हारी क्या सिरदर्दी है? तुम्हारे जैसे परिचेहरा हसीना पर तो सारे शहर के नौजवान दिल रख सकते हैं। तुम किस किस की फिक्र कर सकती हो? ऊपर से तुम जानती हो कि वह मेरे से, तुम्हारे होने वाले पति से नफरत करता है, फिर भी तुम उसे इतनी अहमियत दे रही हो। मैं उसे अहमियत नहीं दे रही तो क्या कर रही हो? इतना शानदार माहौल है, तुमने जिक्र करके पूरा मूड खराब कर दिया। देखो, वह मेरा हित चिंतक है, मेरा दोस्त है। गलत, तुम्हारा दोस्त मैं हूँ। तुम हो लेकिन वो भी है। फर्क सिर्फ इतना है कि मेरा तुम्हारा रिश्ता दोस्ती की सीमाएं लांघकर आगे भी बढ़ेगा। यह बात उसे भी तो मालूम है। फिर वो तुम्हारा पीछा क्यों नहीं छोड़ता? छोड़ देगा जब मैं उसे ये बताऊंगी कि मैं तुमसे शादी करने जा रही हूँ। वह अपने आप ही छोड़ देगा। तुम उसे, वह सकपकाया, यह बात बताओगी? क्यों ना बताऊं? आखिर वो मेरा दोस्त है, उसे पता होना चाहिए। वह बात प्रेम सागर को माफिक नहीं था। लोकेश आखिर वकील था और वह उसको यह पट्टी पढ़ा सकता था कि उसकी बीवी के जिंदा होते उसकी दुबई में या चांद पर कहीं पर भी शादी हुई तो वह गैर कानूनी ही होगी। फिर धीरे धीरे बड़ी मेहनत से उसने दीपा को यह पट्टी पढ़ाई कि फिलहाल शादी का जिक्र वह किसी से ना करे। दुबई से लौट आने के बाद वह खुद बड़ी खुशी से हर किसी को, लोकेश को भी शादी की बात बताएगा और एक बड़ी पार्टी होगी। थोड़ी आनाकानी के बाद दीपा मान गई। अब प्रेम सागर को लगने लगा कि फौरन कूच करने में ही कल्याण था। तो फिर कब चला जाए? उसने दोबारा उसका हाथ थामते हुए पूछा। मेरी तरफ से तो अभी चलो, दीपा बोली। मैंने अपना हॉस्टल का कमरा छोड़ दिया। अपना जरूरी सामान मैं एक सूटकेस में डाल लाई हूँ। मेरा बाकी सामान हॉस्टल के वार्डन मुझे भिजवा देंगी। मैंने तो अपनी नौकरी से भी इस्तीफा दे दिया है। फिर तो आज ही चलते हैं, वह पूरे जोश खरोश से बोला। मजा आ जाएगा। टिकट मिल जाएगी? ट्रेन की ही मिलेगी। मेरे ताल्लुकात हैं, बम्बई तक ट्रेन से चलते हैं और आगे प्लेन पकड़ लेंगे। ठीक है, मैं बम्बई से दुबई की टिकट के लिए अभी अपने ट्रैवल एजेंट को कह देता हूँ। अपना पासपोर्ट दे दो मुझे। दीपा ने हैंडबैग से अपना पासपोर्ट निकालकर उसे सौंप दिया। प्रेम सागर ने बड़े सहज स्वाभाविक भाव से पासपोर्ट के पन्ने पलटे। हो गया काम, एकाएक वह निराश होकर बोला। क्या हुआ? दीपा सकपकाई। इस पर तो दुबई की एंडोर्समेंट ही नहीं है। अच्छा डार्लिंग, महीने भर से तुम्हें कह रहा हूँ कि हमें दुबई जाना है, दुबई जाना है, फिर भी पासपोर्ट पर एंडोर्समेंट नहीं करा रखी। मुझे क्या पता कि ऐसी कोई एंडोर्समेंट भी करनी होती है। साली, अक्ल की अंधी गधी, हाथ के हाथ काम बिगाड़ दिया। पता होता तो चाहिए था, पता तो होना चाहिए था। प्रत्यक्ष था। वह मीठे लेकिन शिकायत भरे स्वर में बोला। सॉरी डार्लिंग, मुझे नहीं पता था। नेवर माइंड, अब बस इतनी गड़बड़ हो गई है कि हम आज नहीं जा सकेंगे। अब तुम्हारा पासपोर्ट दुरुस्त कराने में थोड़ा वक्त लगेगा। लेकिन मैंने तो हॉस्टल का कमरा छोड़ दिया। तो क्या हुआ? इतना बड़ा फ्लैट है, यहीं ठहर जाओ। अगर लोकेश को पता लग गया तो फिर लोकेश, हे भगवान, यह बार बार मेरी खीर में लोकेश नाम की मक्खी क्यों आ पड़ती है। मैं नहीं चाहती कि कोई सोचे कि तुम्हारा मेरा कोई पाप का रिश्ता है। ऐसी बात तो वो खर दिमाग लोकेश ही सोच सकता है। जो भी हो, ठीक है, फिर ऐसा करते हैं, आज की रात किसी होटल में गुजारते हैं।
बहुत मजा आएगा। उसके चेहरे पर अनिश्चय के भाव आए। अब फिर यह न कह देना कि लोकेश को पता लग गया तो। उसने कहा तो नहीं, लेकिन उसकी सूरत पर यही लिखा था कि वह यही कहने जा रही थी। तभी एकाएक कॉल बेल बजी। हबीब प्रेम सागर उच्च स्वर में बोला, जो कोई भी हो उसे कह देना मैं घर नहीं हूँ। वह फिक्रा प्रेम सागर कुछ ऐसे भाव से बोला कि दीपा की निगाह अनायास ही उसके चेहरे की तरफ उठ गई। उस क्षण उसे प्रेम सागर का चेहरा बेहद क्रूर और खतरनाक लगा। उसका दिल कांप गया। प्रेम सागर ने जब उसे अपनी तरफ देखता पाया तो बिजली की आनन फानन स्विच की रफ्तार से उसके चेहरे का भाव बदला और अपने चेहरे पर सौम्यता और मधुरता का खिलवाड़ करने लगा। केवल एक क्षण के लिए उसका वह मुखौटा सरका था और दीपा के सामने उसके असली चेहरे की एक झलक आई थी। तभी आगंतुक की आवाज उसके कानों में पड़ी। वह और भी सिहर उठी। आगंतुक लोकेश भार्गव था। प्रेम सागर ने उसे एकदम खामोश रहने का इशारा किया। सागर साहब हैं? बाहर लोकेश ने पूछ रहा था। जी नहीं, वे अभी तक घर नहीं लौटे, हबीब की आवाज आई। और दीपा मैम हैं? जी नहीं, वह भी नहीं है। आई तो होंगी। जी नहीं। तुम जानते हो ना दीपा मैम साहब को? जी हाँ, बखूबी जानता हूँ। फ्लैट में कोई भी नहीं है? मैं हूँ। तुम झूठ बोल रहे हो। यह सामने जो सूटकेस पड़ा है वह दीपा मैम का है। इस पर दीपा का नाम लिखा है। जब वो यहाँ नहीं है तो उसका सूटकेस यहाँ कैसे आ गया? साहब वो तो एक तरफ हटो। लेकिन साहब हटो। और 2 क्षण बाद लोकेश स्टडी के सामने आ खड़ा हुआ। हेलो, लोकेश बोला। मुझे अफसोस है कि मैं यूं जबरन यहाँ दाखिल हुआ, लेकिन मैं क्या करता? तुम्हारा नौकर झूठ बोल रहा था। वह दीपा की तरफ घूमा। दीपा, तुम यहाँ क्या कर रही हो? मैंने इसे यहाँ इनवाइट किया है, प्रेम सागर कठोर स्वर में बोला। सवाल मैंने दीपा से किया था, लोकेश बोला। दीपा तुम? यह क्या बेहूदगी है लोकेश? दीपा भड़क कर बोली। अब क्या कहीं जाने के लिए मुझे तुमसे इजाजत लेनी पड़ेगी? मैं क्या अपने किसी फ्रेंड से मिलने नहीं जा सकती? सूटकेस के साथ? अपना हॉस्टल का कमरा हमेशा के लिए छोड़कर? मैं अभी तुम्हारे हॉस्टल से आ रहा हूँ। हॉस्टल की वार्डन ने मुझे बताया था कि। दीपा की प्रेम सागर बोला। जाती जिंदगी में तुम्हारा क्या मतलब है? मतलब मैं दीपा का फ्रेंड हूँ। इसे ऐसा कोई गलत काम करने से रोकना मेरा फर्ज है जिसके लिए इसे आगे जाकर पछताना पड़े। लोकेश, दीपा पूर्ववत भड़के स्वर में बोली। मैं तुम्हें पहले भी कह चुकी हूँ कि अपनी जाति मामलों में मुझे तुम्हारा दखल गवारा नहीं है। दोस्त हो तो दोस्त ही बनकर रहो। मेरा बाप या सरपरस्त बनने की कोशिश मत करो। मैं बच्ची नहीं हूँ, मैं बालिग और खुद मुख्तार लड़की हूँ। अपना भला बुरा सोचने की अकल है मुझ में। शायद ना हो, लोकेश बोला। क्या तुम इस आदमी की असलियत नहीं जानती हो? मैं सब जानती हूँ और जो जानती हूँ वो काफी है। इसके अलावा मैं और कुछ जानना नहीं चाहती। और एक बात और सुन लो, सागर साहब मेरे होने वाले पति हैं। मैं इनके खिलाफ कोई गुस्ताखी, कोई बदतमीजी बर्दाश्त नहीं करूंगी। तुम ऐसा नहीं कर सकती, लोकेश हतप्रभ स्वर में बोला। इस शख्स से शादी नहीं कर सकती। कौन रोकेगा मुझे? लोकेश ने जवाब दिया। अब जाओ यहां से। लोकेश ने जाने का उपक्रम न किया। वह प्रेम सागर की तरफ घूमा और बोला। सागर साहब, अब तक तुम्हारी किस्मत ने तुम्हारा बहुत साथ दिया है, लेकिन अब इस बार दीपा के मामले में तुम्हारी नहीं चलने वाली। क्यों नहीं चलने वाली? प्रेम सागर जबरन मुस्कुराता हुआ बोला। क्योंकि मैं तुम्हारा खेल जानता हूँ। प्रेम सागर ने एक जोर का अट्टहास किया। मेरा कोई खेल नहीं है दोस्त, वह बोला। है तो तुम उसे समझ नहीं सकते। तुम मेरे घर में मेहमान हो, जबरदस्ती से ही सही, लेकिन हो। इसलिए मैं तुम्हारे साथ कोई बदसलूकी नहीं करना चाहती। तुम यहाँ दीपा की वजह से आए हो, इसलिए मैं तुम्हें
दीपा के पास छोड़कर दूसरे कमरे में जा रही हूँ। जब निपट जाओ तो मुझे आवाज़ दे देना। मैं नहीं चाहती कि मुझ पर यह इल्ज़ाम आए कि मैंने तुम्हें दीपा से नहीं करने दी। कहीं जाने की ज़रूरत नहीं प्रेम, दीपा बोली। मैंने इससे कोई बात नहीं करनी, शायद इसने करनी हो। मैं ड्राइंग रूम में जा रही हूँ, वहाँ तक यहाँ की आवाज़ें नहीं पहुँचती। इस तरह अगर यह मुझे गाली वाली भी देगा तो मुझे सुनाई नहीं देगा। यह देकर तो दिखाए तुम्हें गाली। मुझे कोस कर अगर इसके दिल को ठंडक पहुँचती है तो पहुँचने दो। वह लोकेश की तरफ घूमा और बड़े अदब से तनिक सिर नवाकर बोला, इसे अपना ही घर समझना दोस्त। किसी चीज़ की ज़रूरत हो वो घंटी बजा देना। फिर उसने दीपा की तरफ हवा में एक चुंबन उछाला और बड़ी शान से वहां से विदा हो गया। लोकेश, पीछे दीपा तिरस्कारपूर्ण स्वर में बोली, तुम्हारा व्यवहार तो बर्दाश्त से बाहर हो गया है। मौजूदा हालात में तो तुम्हें मेरी हर बात बर्दाश्त से बाहर लगेगी, लेकिन मैं क्या करूं? मैं मजबूर हूं। क्या मजबूरी है तुम्हारी? दीपा, मैं तुमसे प्यार करता हूं। अच्छा, वह व्यंग्यपूर्ण स्वर में बोली, मैं तुम्हें अपना बनाना चाहता हूँ। यह प्यार अभी ताज़ी ताज़ी जगी है तुम या पहले से था? नहीं, मैं तो मुद्दत से तुम्हें चाहता था, तभी से जब से तुमसे मिला हूँ। इजहार करने में तुम्हें बहुत देर हो गई। सूझा तो बहुत बार, लेकिन मन की बात जुबान पर ना आ सकी। मैं गरीब आदमी जो ठहरा, अभी गृहस्थी का बोझ संभालने के काबिल जो नहीं। जिन वजहों ने तुम्हें अपनी बात अपनी जुबान पर लाने से रोका, वो आज भी अपनी जगह पर कायम है। फिर आज प्यार की बात जुबान पर क्यों आ गई? इसलिए ना क्योंकि अब मैं सागर साहब को अपनाने जा रही हूँ। हाँ, लोकेश ने कबूल किया, इसलिए। लोकेश, अपने आप को टॉर्चर मत करो। तुम मेरे दोस्त हो, तुम मेरे अच्छे दोस्त हो, लेकिन सिर्फ दोस्त ही हो, कुछ और नहीं। मैं तुमसे मोहब्बत नहीं करती। शायद करती हो, नहीं करती, नहीं करती, नहीं करती, नहीं करती तो इसलिए नहीं करती क्योंकि मोहब्बत से ताल्लुक रखती कोई पहले हमारे बीच बात ही नहीं हुई। तुम मुझे पसंद करती हो, मैं जानता हूँ। तुम मुझे और मेरे प्यार को नुक्ता निगाह से सोचोगी तो प्यार करने लगोगी। और आज मेरी हैसियत कुछ नहीं है, लेकिन हैसियत बन जाती है, हैसियत बनाई जा सकती है। बनाने लायक तमाम गुण है मेरे पास, सिर्फ एक सही ब्रेक मिलने की राह है। लेकिन वो मिलेगा, ज़रूर मिलेगा। अपने करियर पर मैं बहुत मेहनत कर रहा हूँ और मेरा दावा है कि मेहनत कभी जाया नहीं जाती। आज ही मैंने एक केस जीता है। मुझे पूरी उम्मीद है कि बहुत जल्द मुझे बड़े और ज़्यादा फीस वाले केस मिलने लगेंगे। बहुत जल्द मैं प्रेम सागर की बराबरी करने लायक बन जाऊंगा। उसकी बराबरी तुम कभी नहीं कर सकोगे। मैं करके दिखाऊंगा, मैं उससे बेहतर बन के दिखाऊंगा। ठीक है, अपनी मेहनत से तुम अमीर हो जाओगे, लेकिन फिर भी सागर साहब की जो मेरे मन में छवि बन चुकी है वह तुम अपनी नहीं बना सकोगे। मैं बनाकर दिखाऊंगा, मौका तो दो, फिर देखना तुम्हारे दिल में जगह सागर साहब की बनती है या मेरी। ऐसा कुछ नहीं हो सकता। मैं जो फैसला कर चुकी हूँ। अब तुम जाओ यहाँ से। दीपा, जरा अकल से काम लो। यह आदमी तुम्हारे लायक नहीं है। वह तुम्हें तबाह कर देगा। वह तुमसे प्यार नहीं करता, तुम भी उससे प्यार नहीं करती। तुम्हें सिर्फ ऐसा लगता है, हकीकतन तुम उसके मोह जाल में फंसी हुई हो। उसकी चिकनी चुपड़े व्यवहार ने तुम्हारी अकल पर पर्दा डाला हुआ है। तुम नहीं जानती कि वह कितना खतरनाक आदमी है और तुम्हारे से पहले कितनी लड़कियों को शादी का झांसा देकर दुबई ले जा चुका है। दीपा, जो लड़कियां उसके साथ दुबई जाती हैं वो फिर लौट कर नहीं आती। कहाँ चली जाती हैं? दीपा उपहासपूर्ण स्वर में बोली, अरब शेखों के हरमों में, वहां के चकले में। बकवास, तुम मुझे डराने की कोशिश कर रहे हो और अपनी हसद की भावना से प्रेरित होकर सागर साहब के खिलाफ जहर उगल रहे हो। लेकिन यह हकीकत है और कई लड़कियां
मुझे इस बात से कोई वास्ता नहीं, पहले कितनी लड़कियां सागर साहब की जिंदगी में आ चुकी हैं, लेकिन देखो, तुम मुझे सागर साहब के खिलाफ जितना ज्यादा भड़काओगे उतना ही मेरा इरादा मजबूत होता जाएगा और उतना ही ज्यादा मैं यह सोचती जाऊंगी कि तुम कोई अच्छे आदमी नहीं हो। अगर तुम यह चाहते हो कि हम दोस्त बने रहें तो अच्छा यही होगा कि तुम यहाँ से रुखसत हो जाओ। लेकिन दीपा, फिर लेकिन दीपा भड़क उठी और बोली, सागर साहब। मुस्कुराता हुआ प्रेम सागर वहां पहुंचा। हो गई बातचीत, वह बोला। मिस्टर प्रेम सागर, लोकेश को एक एक शब्द चबाता हुआ बोला। लोकेश एक एक शब्द चबाता हुआ बोला, दीपा तुम्हारे साथ दुबई नहीं जाएगी। ओ माय गॉड, दीपा असहाय भाव से बोली, यह तो पागल हो गया है। तुम, लोकेश बोला, दीपा को दुबई नहीं ले जा सकते। कैसे रोकोगे? वह मुस्कुराता हुआ बोला, दीपा तो तुम्हारे कहने में आई नहीं लगती। नहीं आई तो फिर क्या, मेरा खून कर दोगे? मैं वो भी कर सकता हूँ। खून की सजा फांसी होती है। तुम तो वकील हो, जानते होगे। तभी हमेशा की तरह इतना दबे पाव हबीब वहां पहुंचा कि वह बोला तो उसके वहां उपस्थिति का आभास हुआ। आपका सूटकेस तैयार हो गया है, वह प्रेम सागर से बोला। वेरी गुड। तुम लोग आज ही जा रहे हो? लोकेश के मुंह से निकला। जाना तो आज ही था, लेकिन एक छोटी सी अड़चन आ गई है जिसकी वजह से रवानगी अब। वह दीपा की तरफ घूमा। शुक्रवार को होगी डार्लिंग, मैंने ड्राइंग रूम से अपने ट्रैवल एजेंट को फोन कर दिया है। उसने शुक्रवार को फर्स्ट क्लास एसी की बंबई की 2 टिकटें कंफर्म कर दी हैं। तुम बंबई जा रही हो? लोकेश बोला। दुबई नहीं, बंबई से दुबई जाएंगे जहां हमारी शादी होगी, लेकिन तुम्हारे जैसे लसूड़े से पीछा छुड़ाने के लिए यह फ्लैट हम आज ही छोड़ रहे हैं। हम यहाँ से किसी होटल में जा रहे हैं ताकि तुम्हारी हम तक पहुंच न हो सके। देख लो, हमारी शराफत है कि हमने कोई बात नहीं छुपाई तुमसे। प्रेम, दीपा बोली। यस डार्लिंग, अब होटल जाने का मूड नहीं रहा। मैं अपनी एक सहेली के घर जा रही हूँ। चलो मैं छोड़ दूं? लोकेश व्यग्र भाव से बोला। नहीं, शुष्क स्वर में बोली। शुक्रिया, मुझे दिल्ली के सारे रास्ते पता है। इतना तो बता दो कि कौन सी सहेली के घर जा रही हो, ताकि तुम वहां भी मेरे पीछे पहुंच जाओ। दीपा, मुझे तुम्हारी खैरियत की तसल्ली करनी है, इसलिए मुझे तुम्हारा पता मालूम होना चाहिए। What nonsense it is! अगर तुम खुद सहेली का पता नहीं बताओगी तो पता जानने के लिए मैं तुम्हारे पीछे पीछे आ जाऊंगा। तुम ऐसी नीच हरकत नहीं कर सकते। मैं जरूर करूंगा। हे भगवान, लोकेश तुम्हारा दिमाग तो नहीं खराब हो गया? दीपा, प्रेम सागर बोला, तुम जरा ड्राइंग रूम में जाओ, इससे मैं यहाँ से रुखसत करता हूँ। लेकिन जाओ तो। वह चली गई। उसके जाते ही प्रेम सागर के होठों पर सदा खेलती मुस्कुराहट गायब हो गई। अबे साले, वह दांत पीसकर बोला, पीछा क्यों नहीं छोड़ता? यह साला अब तुझे एक्सपोज किए बिना तेरा पीछा नहीं छोड़ने वाला। तेरे बस की कुछ नहीं बच्चे, तुम मेरे खिलाफ जितना मर्जी जहर उगल ले, लड़की हिलने वाली नहीं अपने इरादे से। मैं उसे अनुराधा नांगिया की चिट्ठी के बारे में बताऊंगा। कौन सी चिट्ठी? कैसी चिट्ठी? कहाँ है चिट्ठी? मैं दीपा की मोहिनी से बात कराऊंगा। कहाँ है मोहिनी? प्रेम सागर कितनी लड़कियां खराब कर चुका है, कितनी ही अभी और करेगा। मेरा एक दरख्वास्त मान ले, खुदा के वास्ते इस लड़की को छोड़ दे। तेरी खातिर, उसकी अपनी खातिर। तेरे ख्याल में मैं क्या करता हूँ लड़कियों का? तो उन्हें दुबई ले जाकर पहले खुद उनके साथ ऐश करता है और फिर उन्हें बेच देता है। गलत ख्याल है तेरा। तू कई लड़कियों के साथ दुबई नहीं जा चुका? किसी के साथ दुबई जाने का मतलब यह है कि मैं उसे वहां बेच देता हूँ, और नहीं तो क्या। अनुराधा का क्या किया तूने? कुछ भी नहीं। वह मेरी बदकिस्मती है कि आज तक मेरा हर लव अफेयर फेल होता रहा। लड़कियों को मुझसे शिकायत होती रही और वे मुझसे झगड़ा कर अलग होती रही। अनुराधा ने भी यही किया था। मैं तो उसे वापस लाना चाहता था, लेकिन वही नहीं आना चाहती थी। वह कहती थी वह वही ठीक थी। मैं अकेला लौट आया। वह 4th क्लास रंडी खाने में कैसे पहुंच गई? मुझे क्या पता कैसे पहुंच गई। मुझे ऐसा भोला बनकर मत दिखा।
मैं कोई छोकरी नहीं हूँ जिस पर तेरी जुबान का जादू चल जाएगा। साले तू बुर्दा फरोश है, तू लड़कियां बेचता है, तुझे तो जेल में होना चाहिए। किसी और का कोई भी इल्जाम लगाना आसान होता है बच्चे, लेकिन उसे साबित करना मुश्किल होता है। मुझे औरों से कोई मतलब नहीं, तू जेल जाए या ना जाए मुझे कोई मतलब नहीं, लेकिन तेरे हाथों दीपा नहीं बर्बाद होनी चाहिए। यह बर्बादी तो यूं ही जुबानी जमा खर्च से रोक सकता है। मतलब ऐसे काम कुर्बानी से तलबगार होते हैं। कुर्बानी? हाँ सुन, मैंने तेरी सारी बातें मान ली। मान लिया कि मैं वही हूँ जो तू कहता है, बुर्दा फरोश। मान लिया कि मैं दीपा को फंसा रहा हूँ, दुबई ले जा रहा हूँ। अब असल बात सुन अपने फायदे की। लड़की के साथ जो मैं ऐश करता हूँ उसके अलावा 5 लाख रुपए हासिल होती है। दीपा जरा ज्यादा ही खूबसूरत है, इसलिए और भी ज्यादा मिल सकते हैं। तो ऐसा कर, तो 3 लाख रुपए मुझे यही दे दे, मैं दीपा का पीछे छोड़ देता हूँ। साले कमीने, लोकेश दांत पीसता हुआ बोला। हरामी, तो मुझे शुरू से पता था कि तू है, लेकिन तू इतना बड़ा हरामी है यह मुझे नहीं मालूम था। गाली से कोई फर्क नहीं पड़ता, प्रेम सागर हंसता हुआ बोला। गाली तू 10-20 और दे ले मुझे, लेकिन मेरे ऑफर पर विचार कर। अभी तू तड़प तड़प कर नारे लगा रहा था कि दीपा को बर्बादी से बचाने के लिए मैं यह कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा। अब उसकी खातिर 3 लाख रुपए नहीं खर्च कर सकता। या दीपा की खूबसूरती और नौजवानी को तो 3 लाख के काबिल भी नहीं समझता। मेरे पास तो 3,000 भी नहीं, लोकेश के मुंह से निकला। यह तो तेरा सिर दर्द है। जब तू लड़की की खातिर मुझे खून की धमकी दे सकता है, तो किसी का टिटुआ दबाकर 3 लाख रुपए भी निकाल सकता है। मुझे अपनी रकम से मतलब है। तू वह रकम कैसे हासिल करता है, इससे मुझे कोई मतलब नहीं। लोकेश सोचने लगा। सोच ले, अच्छी तरह से सोच ले। तेरी सोच में मदद करने के लिए ठहर, मैं तुझे विस्की पिलाता हूँ। वह उसे वहीं खड़ा छोड़कर बेडरूम में चला गया। उसकी गैर हाजिरी में लोकेश वहां पड़े एक सोफे पर ढेर हो गया। उसने देखा विस्की की बोतलें, गिलास, सोडा, साइफन वगैरह वहां स्टडी में एक दीवार के साथ लगे साइड बोर्ड पर भी मौजूद थे। लेकिन प्रेम सागर विस्की के लिए बेडरूम में गया था। जरूर बेडरूम में कोई खुली हुई बोतल मौजूद होगी। साइड बोर्ड की भी सभी बोतलें तो बंद थीं। कुछ क्षण बाद प्रेम सागर 2 जाम हाथ में संभाले वापस लौटा। उसने सोफे पर बैठे लोकेश को थमा दिया और फिर स्वयं अपनी मेज के पीछे की कुर्सी पर बैठता हुआ बोला, चीयर्स। लोकेश का सिर अपने आप सहमति में हिल गया। उसने विस्की का एक घूंट पिया। प्रेम सागर भी विस्की चूसता हुआ बोला, तेरे पास 2 दिन का वक्त है। इन 2 दिनों में 3 लाख रुपए का इंतजाम कर लेना, फिर मैं दीपा को छोड़ दूंगा। यह मेरा कत्ल करने से आसान काम होगा। तेरा कत्ल करना और भी आसान है। मैं अभी तेरा कत्ल कर सकता हूँ। करना आसान है, लेकिन करके बच पाना मुश्किल है। आसान क्या, नामुमकिन है। कत्ल करते ही पकड़ा जाएगा तू। यह छुप नहीं सकेगा कि कातिल कौन है। देख, लिफ्टमैन तुझे जानता है, वह तुझे मेरे फ्लोर तक लाया है। दीपा के सामने तू मुझे कत्ल की धमकी दे चुका है। हबीब के भी कान बड़े पतले हैं, शायद उसने भी कुछ सुना हो। ऐसे माहौल में मेरा कत्ल करके तो भला कैसे बच पाएगा? सीधा फांसी के तख्ते पर ही पहुंचेगा। मैं मौत से नहीं डरता। दीपा के लिए मैं ठहर 1 मिनट। प्रेम सागर ने उसे रोका। वह मेज के करीब पहुंचा। उसका ऊपर का दराज खोलकर उसने एक साइलेंसर लगी रिवॉल्वर निकाली और उसके साथ वापस लोकेश के पास पहुंचा। यह ले, यह रिवॉल्वर ले, भरी हुई है, साइलेंसर लगा हुआ है। गोली चलाएगा तो आवाज नहीं होगी। तू मुझे शूट करके चुपचाप यहाँ से निकल जा। इतने से तेरे मसले हल हो जाएंगे। लोकेश ने रिवॉल्वर की तरफ हाथ नहीं बढ़ाया। उसने विस्की का एक और घूंट लिया। फिर गई ना ऐसी की तैसी। प्रेम सागर व्यंगपूर्ण स्वर में बोला, नारे लगाना आसान होता है बच्चे, कुछ कर गुजरना बहुत मुश्किल। और मौजूदा हालात में कुछ कर गुजरना तो बिल्कुल आत्महत्या करने जैसा काम होगा। आत्महत्या पर एक बात याद आई, अगर मैं मौजूदा हालात में इस घड़ी आत्महत्या भी कर लूं तो यकीनन तुझे ही कातिल ठहराया जाएगा। उसने रिवॉल्वर वापस दराज में रख दी।
कोई ऐसा तरीका भी तो होगा, लोकेश धीरे से बोला, जिससे मैं तेरा कत्ल कर सकूं लेकिन खुद ना फंसूं। वह तभी मुमकिन है जब तेरे पास अपने बचाव के लिए फर्स्ट क्लास वाटर टाइट आयरन क्लैड एलिबाई हो, और ऐसी एलिबाई अपने लिए घड़ सकने के काबिल वाला दिमाग अगर खुदा ने तुझे बख्शा हो, तो तू अभी तक 2 कौड़ी का फटीचर नाकाम वकील ही बना न रहा होता। ऐसा कोई तरीका सोच पाना तेरे बस की बात नहीं। बच्चे, अपनी माशुका को मेरे चुंगल की निजात दिलाने के लिए कोई तरीका तू सोच नहीं सकता। मेरा कत्ल करने से अपने लिए सेफ तरीका तो तू क्या सोच पाएगा। लोकेश को यह बात सुनकर इतना गुस्सा आया कि उसका जी चाहा कि वह उस पर आक्रमण कर दे। उसने उठकर खड़ा होने की कोशिश की तो टांगों ने साथ न दिया। जरूर ड्रिंक ज्यादा स्ट्रांग थी, जरूर उससे ज्यादा नशा हो गया था। उसने विस्की का आखिरी घुट लिया और गिलास स्टूल पर रख दिया और प्रेम बोला, नहीं। लोकेश सख्ती से बोला, मुझे विस्की पिलाने के पीछे तो तेरा कोई खास मकसद लगता है। क्या मकसद? प्रेम सागर उपहासपूर्ण स्वर में बोला। ऊपर से तू मुझे भड़काने वाली बातें कर रहा है। जरूर तू यह चाहता है कि यहाँ तेरे मेरे बीच कोई झगड़ा फसाद हो और तू पुलिस को बुलाकर मुझे गिरफ्तार करवा दे ताकि मैं दीपा के पीछे ना जा सकूं। उसका इंतजाम तो मैं अभी भी कर चुका हूँ। क्या? अभी सामने आता है। तभी लोकेश को अपनी आंखें मूंदती महसूस हुई। उसने बड़े यत्न से उठने की कोशिश की तो वह वापस सोफे पर ढेर हो गया। तो तूने क्या किया साले? बड़ी कठिनाई से उसने बोला। खास कुछ नहीं, प्रेम सागर बड़े धूर्तापूर्ण ढंग से मुस्कुराता हुआ बोला। बस जरा सी बेहोशी की दवा तेरी शराब में घोलकर पिलाई है। साले धोखेबाज कमीने। तभी उसकी आंखें मुंद गई और वह सोफे पर लुढ़क गया। प्रेम सागर ने हबीब को बुलाया। यह बेहोश है, वह बोला। कोई घंटे भर में होश आ जाएगा। तब तक मैं न लौटूं तो तुम इसे चलता कर देना। जबरन रुकने की जिद करे तो पुलिस को फोन कर देना। हबीब ने सहमति में सिर हिलाया। प्रेम सागर ड्राइंग रूम में पहुंचा। आओ, वह बोला। तुम्हें तुम्हारी सहेली के घर पहुंचा आऊं। लोकेश कहाँ है? दीपा ने शशंक भाव से पूछा। चला गया। अब वह हमें तंग नहीं करेगा। उसे समझाने में मुझे बहुत मेहनत करनी पड़ी, लेकिन अब वह समझ गया है। बेचारा खामखा मेरी फिक्र में हलकान होता रहता है। अब वो समझ गया है। कहीं नीचे छुपकर मेरी यहाँ से निकलने का इंतजार तो नहीं कर रहा। इसलिए तो मैं खुद तुम्हें छोड़ने चल रहा हूँ। वैसे मुझे उम्मीद नहीं थी कि अभी भी नीचे कहीं मंडरा रहा होगा। चलो अब। दीपा उसके साथ होली। होश आ जाने के बाद लोकेश भार्गव की ऐसी हालत थी कि वह उठकर खड़ा होने लायक दमखम अपने आप में नहीं आ पा रहा था। उस घड़ी उसका जिस्म उसका साथ नहीं दे रहा था, लेकिन उसका दिमाग पूरी तरह से सक्रिय था। अंधेरे में हॉल के सोफे पर खामोश लेटे लेटे उसने जागी आंखों से सपना देखा। प्रेम सागर की मौत का सपना। फिर उस सपने में कत्ल की एक योजना का रूप लिया। प्रेम सागर के कत्ल की योजना का। प्रेम सागर की मौत की कल्पना करके उसे बड़ी सुखद अनुभूति हुई। 3 लाख रुपए का 2 दिन में इंतजाम तो वह खुद ही नीलाम करके भी नहीं कर सकता था, लेकिन कत्ल एक काम था जिसे वह अंजाम दे सकता था। फिर उसके मानस पटल पर एक नया अक्स उभरा। उस अक्स में उसके हाथ उसकी पीठ के पीछे बंधे हुए थे। उसके सिर पर गर्दन तक एक काली नकाब पड़ी हुई थी और उसके पहलू में खड़ा जल्लाद उसके सिर के ऊपर झूलता फांसी का फंदा उसकी गर्दन में पिरोने के लिए तत्पर खड़ा था। उसके शरीर ने जोर जोर से झुरझुरी ली। इस हौलनाक अक्स पर अपने मानस पटल से मिटाने के लिए उसने जोर से आंखें मिचमिचाई। उसने अपने जहन में प्रेम सागर की क्रूर आवाज गूंजती सुनाई दी। फर्स्ट क्लास वाटर टाइट आयरन क्लैड एलिबाई। फर्स्ट क्लास वाटर टाइट आयरन क्लैड एलिबाई। फिर धीरे धीरे प्रेम सागर की मौत का सपना और उसके कत्ल की योजना आपस में गड़मड़ होने लगी और उस पर उलझाव के बादल छाने लगे। उसने अपने दिमाग पर जोर दिया तो धीरे धीरे वे बादल छटने लगे। उलझने सुलझ गई। उसके मानस पटल पर
उसकी योजना की न्यूज़ रील सी चलने लगी। शुक्रवार का दिन है। यह वो दिन है जब प्रेम सागर दीपा को साथ लेकर ट्रेन पर उस शहर में रवाना होने वाला है। वह प्रेम सागर के फ्लैट पर पहुंचता है। वह कॉल बेल नहीं बजाता। वह दरवाजे पर दस्तक देता है तो प्रेम सागर खुद उसे दरवाजा खोलते हैं। वह उसके साथ स्टडी में दाखिल होता है। प्रेम सागर अपनी टेबल के पीछे लगी कुर्सी पर बैठ जाता है और लोकेश को भी एक कुर्सी पेश करता है। लोकेश फोन पर प्रेम सागर से अपॉइंटमेंट फिक्स करके और कुछ जरूरी मुद्दों पर उसकी हामी भरवाकर वहां आया होता है। अपनी कुर्सी पर बैठा प्रेम सागर घड़ियाल की तरफ देखता है। लोकेश भी घड़ियाल की तरफ देखता है। वक्त 2:36। बहुत जल्द पहुंच गए, प्रेम सागर कहता है। अभी तो तुम्हारा फोन आया था 6 मिनट पहले। मैंने 2:30 बजे फोन किया था प्रेस क्लब से। लंच के लिए मैं आज वहां गया था। टैक्सी में वहां से यहाँ पहुंचने में इतना ही वक्त लगा है। तो 3 लाख रुपए का इंतजाम कर लिया है तुमने? हाँ, कैसे कर पाए? इससे तुम्हें कोई मतलब नहीं होना चाहिए। जरूर किसी बैंक पर डाका डाला होगा। कहा ना, इससे तुम्हें कोई मतलब नहीं होना चाहिए। फिर भी कमाल है, तुम्हारे जैसे लड़के ने 2 दिन में 3 लाख रुपए का इंतजाम कर लिया। हाँ, वक्त रहते आ गए हो। और 1.5 घंटे बाद मैं दीपा के साथ बंबई की ट्रेन में बैठा होता। जो मैंने कहा था तुमने किया। तुमने अपने नौकर को या किसी और को मेरे आगमन की खबर तो नहीं की। मैंने नौकर को इतना बताया था कि कोई आने वाला था, लेकिन यह नहीं बताया था कि कौन आने वाला था। इसलिए मैंने खुद जाकर तुम्हारे लिए दरवाजा खोला था। नौकर है कहाँ? पिछवाड़े में, किचन में। उसने मुझे आते देखा तो नहीं होगा? सवाल ही नहीं पैदा होता। किचन तक यहाँ की आवाजें पहुँचती हैं? कतई नहीं। लेकिन इतनी गोपनीयता किस लिए? मैं नहीं चाहता कि किसी को यहाँ मेरे आगमन की भनक भी पड़े। वजह 3 लाख रुपए की रकम से जुड़ी है। मैंने वह रकम बहुत ज्यादा मुश्किल से हासिल की है, इसी वजह से। छोड़ो, मुझे क्या लेना देना। तुमने कहा कि आज तुम्हारे यहाँ आने की किसी को भनक न लगे। मैंने ऐसा इंतजाम कर दिया। अब बोलो, रकम कहाँ है? मेरे पास। साथ लाए हो? हाँ, दिखाई तो नहीं दे रहा। लोकेश अपने कोट की भीतरी जेब से एक लंबा मोटा लिफाफा निकालकर उसे दिखाता है। प्रेम सागर का चेहरा खुशी से दमक उठता है। आखिर बिना कोई जहमत उठाए उसे रकम जो हासिल हुई थी, दीपा जैसी शानदार लड़की को भोगने का मौका जरूर उसके हाथ से निकल गया था। लेकिन वह कोई बहुत बड़ी बात नहीं थी। बाड़े में बहुत मुर्गियां थी और दीपा की खूबसूरती के आगे दुनिया खत्म नहीं थी। वह बड़े इत्मीनान से एक सिगरेट सुलगा लेता है और लिफाफे की डिलीवरी की प्रतीक्षा करने लगता है। लोकेश मेज का घेरा काट कर मेज के पीछे उसके करीब पहुंचता है। सागर साहब, लोकेश बड़ी संजीदगी से कहता है। हाँ, क्या है? फर्ज करो मैं रुपए का इंतजाम न कर सका होता और लड़की को छोड़ देने की तुमसे एक आखिरी अपील करता, तो क्या तुम इस अपील पर गौर किए होते? तुम उसे छोड़ देते? तुम्हें सच ही तो दीपा से प्यार नहीं और तुम्हारा मतलब कहीं और भी बखूबी हल हो सकता था। शहर में लड़कियों का घाटा तो है नहीं। यह सब बकवास सुनने के लिए मेरे पास वक्त नहीं। प्रेम सागर कठिन स्वर में बोला। रकम का लिफाफा दो और यहाँ से चलता बनो, नहीं तो मैं चला दीपा के साथ दुबई। और वह अपना एक हाथ लोकेश की तरफ फैला देता है। यह तुम्हारा आखिरी फैसला है? हाँ, तब्दील नहीं हो सकता, हरगिज नहीं। क्या हुआ? कुछ नहीं, चक्कर आ गया। वह मेज के एक कोने का सहारा ले लेता और अपना माथा थाम लेता है। तुम्हारी रकम के इंतजाम में पूरे 2 दिन में सारे दिल्ली शहर में धक्के खाता रहा हूँ। 1 मिनट रेस्ट नहीं किया मैंने। मुझे 1 गिलास पानी पिला सकते हो? मैं विस्की पिलाता हूँ। प्रेम सागर उठता हुआ कहता है। नहीं, सिर्फ सादा पानी। तुम्हारी विस्की का मजा चख चुका हूँ। वह हंसता है। उसके मेज से घूमकर आगे बढ़ते ही लोकेश हौले से मेज का ऊपरा दराज खोलता है और उसमें पड़ी साइलेंसर लगी रिवॉल्वर निकाल लेता है। रिवॉल्वर को वह
धीरे से अपने कोट की दाईं जेब में सरका देता है। प्रेम सागर जब पानी के गिलास के साथ लौटता है तो वह लोकेश को पहले की तरह मेज का सहारा लिए माथा थामे खड़ा पाता है। वह बड़े कृतज्ञ भाव से गिलास थामता और पानी पी लेता है। शुक्रिया, वह कहता है, जान में जान आई। गुड, अब वो रकम तुम खामखा ही हजम कर सकते हो। मतलब तुम मेरे से रकम भी ले सकते हो और दीपा से भी बदस्तूर रिश्ता जोड़े रख सकते हो। मैं ऐसा नहीं करूँगा। तुम्हें मुझ पर विश्वास नहीं? मुझे तुम पर विश्वास नहीं। दीपा तुम्हारे सम्मोहन में बुरी तरह से जकड़ी हुई है। तुम बहाना बना सकते हो कि तुम उसे छोड़ते हो, लेकिन वही तुम्हें नहीं छोड़ती। ऐसा नहीं होगा। ऐसा जरूर होगा। मैं तुम्हारे जैसे एक नंबर की हरामी की जुबान का विश्वास नहीं कर सकता। तो यह कि तुम अभी दीवान कैलाशनाथ को फोन करके यहाँ बुलाओ। दीवान कैलाशनाथ? वो बैरिस्टर? हाँ, वे मेरे फादर के एम्प्लॉयर थे। मेरी खातिर वे यहाँ आ जाएंगे और हमारा यह एग्रीमेंट बना देंगे कि मैं तुम्हें 3 लाख रुपए दूंगा, बदले में तुम दीपा शाही को सदा के लिए पीछा छोड़ दोगे। दीवान साहब की बतौर गवाह इस एग्रीमेंट पर साइन करा देंगे। मेरे पास इतना वक्त नहीं है। वह ज्यादा वक्त खाने वाला काम नहीं। उनका दफ्तर जनपद पर ही है, जो कि बहुत करीब है यहाँ से। वो ना आया तो वो जरूर आएंगे। वो अभी ऑफिस में ही है। मैं इस तमाम खटरा की कोई जरूरत नहीं है। मैं समझता हूँ आखिर रकम मेरी खर्च हो रही है। अगर मैं तुम्हारी बात ना मानूं तो नमस्ते। ठीक है, प्रेम सागर हथियार डाल देता है। अगर इसी में तुम्हारी राजी है तो मेरी राजी इसी में है। मैं करता हूँ फोन। यहाँ तुम्हारा नौकर तो नहीं आ जाएगा? मेरी घंटी बजाए बिना हबीब यहाँ नहीं आएगा। मेरा उससे ऐसा ही हुक्म है। वेरी गुड, अब फोन करो। नंबर 331719 है। लोकेश घड़ी पर निगाह डालता है। 2:40 हुए हैं। 2:45 बजे दीवान साहब यहाँ होंगे। वह फोन करता है। उसकी दीवान कैलाशनाथ से बात होती है। लोकेश बड़ी फुर्ती से जेब में से सफेद सूती दस्ताने निकालकर पहन लेता है और एक तह किया हुआ सफेद कपड़ा निकालकर हाथ में ले लेता है। लंबा लिफाफा वह जेब से निकालकर मेज पर डाल देता है। वह दबे पांव प्रेम सागर के पीछे पहुंच जाता है। 3 लाख रुपए की टेलीफोन कॉल करने में मग्न प्रेम सागर को उसकी खबर नहीं लगती। प्रेम सागर लोकेश भार्गव का हवाला देकर दीनानाथ कैलाशनाथ को अपने फ्लैट पर आने को कहता है। वह उन्हें अपने फ्लैट का पता बताता है और फोन रख देता है। सागर साहब, लोकेश ऐसे जज की सी गंभीरता से बोलता है जो किसी मुजरिम को अपने फैसला सुनाने जा रहा हो। आखिरी बार पूछ रहा हूँ, दीपा का पीछा छोड़ते हो या नहीं? मैं आखिरी बार जवाब दे रहा हूँ। वह रिसीवर रखता है और घूमता हुआ कहता है, 3 लाख रुपए हासिल किए बिना नहीं। रुपए के बिना दीपा को छोड़ते हो या नहीं? हरगिज भी नहीं। ठीक है, रकम का लिफाफा मेज पर पड़ा है, उठा लो। प्रेम सागर मेज की तरफ घूमता है। लोकेश बड़े सहज भाव से उसकी दाईं कनपट्टी पर कान के ऊपर रिवॉल्वर सटाता है और शूट कर देता है। वह रिवॉल्वर मेज पर डाल देता है और तय किया हुआ सफेद कपड़ा गोली के सुराख के ऊपर दबाता हुआ प्रेम सागर के लहराते जिस्म को संभाल लेता है। कपड़ा खून को उस कमरे में कहीं बिखेरने से रोक लेता है। प्रेम सागर का शरीर एक बार उसकी पकड़ में तड़पता है और फिर निश्चेत हो जाता है। खुद उसका दिल उसकी पसलियों के साथ धाड़ धाड़ बज रहा था। वह प्रेम सागर की लाश को मेज के साथ टिकाता है और मेज पर पड़े अपने प्रयुक्त किए गए पानी के गिलास को उठाकर उस पर से अपनी उंगलियों के निशान पोंछता है और उसे प्रेम के दाएं हाथ में देकर उस पर उसकी उंगलियों के निशान बनाता है। गिलास वह वापस मेज पर रख देता है। वह रिवॉल्वर पर से अपनी उंगलियों के निशान पोंछता है और उसे मुठ पर प्रेम सागर के उंगलियों के निशान की छाप बनाता है। फिर वह प्रेम सागर की लाश संभालता है और उसे ले जाकर बेडरूम में उसकी स्टडी की ओर खुलने वाले दरवाजे से जरा ही भीतर फर्श पर ढाल देता है। रिवॉल्वर को वहां उसके बाहर से फैले दाएं हाथ से कुछ इंच दूर फर्श पर रख देता है। वह प्रेम सागर की कलाई पर से उसकी घड़ी उतारता है और घड़ी में 2:45 बजा देता है। वह घड़ी के डायल को बेडरूम की एक कुर्सी के पाए के साथ
जोर से टकराता है और कुर्सी को लाश से करीब ऐसी स्थिति से सरका देता है कि देखने वाले को यह लगे कि लाश का घड़ी वाला हाथ उसके धराशायी होते समय कुर्सी के पाए से टकराया और घड़ी टूटकर 2:45 पर रुक गई। घड़ी को वह वापस लाश की कलाई पर बांध देता है। वह बेडरूम के दरवाजे में भीतर की ओर लगी चाबी ताले के छेद में से भीतर की ओर लगी उसकी चाबी ताले के छेद में से निकालता है। बाहर स्टडी में कदम रखकर बेडरूम का दरवाजा बंद करता है। उसको बाहर की तरफ से ताला लगाता है और चाबी को जेब के हवाले कर देता है। खून से सना तह किया हुआ कपड़ा वह स्टडी की फायर प्लेस में धधकती आग में झोंक देता है। स्टडी में वह हर उस जगह का मुआयना करता है जहां कोई खून का धब्बा रह गया हो सकता है। वहीं कोई ऐसा धब्बा उसे मिलता है जो उसे बड़े सलीके और सब्र के साथ उसे साफ कर देता है। वह स्टडी में घड़ियाल पर निगाह डालता है। 2:44। अब वो वक्त आ गया था जब घड़ियाल ने उसका जीवन रक्षक बनकर दिखाना था। वह घड़ियाल की सुइयों को 10 मिनट पीछे कर देता है। तब घड़ियाल 2:35 का वक्त दिखाने लगता है। अब वह अपने सूती दस्ताने उतारता है और उन्हें भी आग के झोंक में दे देता है। फिर हर प्रकार से संतुष्ट होकर वह दबे पांव फ्लैट से बाहर निकलता है और ऊपर की जाती सीढ़ियों पर थोड़ा ऊपर तक चढ़कर ठिठक जाता है। अब इंतजार। 2 मिनट गुजर जाते हैं। लिफ्ट उस फ्लोर पर पहुंचती है। वह सावधानी से सीढ़ियों की दीवार की ओट में से गर्दन निकालकर सामने झांकता है। दीवान कैलाशनाथ लिफ्ट से बाहर निकले हैं। वे प्रेम सागर के फ्लैट के दरवाजे पर पहुंचते हैं और कॉल बेल बजाने लगते हैं। दरवाजा खुलता है। चौखट पर हबीब प्रकट होता है। मिस्टर प्रेम सागर, उसे दीवान साहब की आवाज सुनाई देती है। मेरा नाम दीवान कैलाशनाथ है। मैं उन्हीं के बुलावे पर यहाँ आया हूँ। तशरीफ लाइए साहब। दरवाजा बंद होते ही लोकेश सीढ़ियाँ उतरता है और दरवाजे के पास पहुँचता है। वो कान लगाकर सुनने लगता है। साहब अभी स्टडी में थे। उसे हबीब की आवाज आती है। शायद ड्राइंग रूम में चले गए हैं। मैं अभी देख कर आता हूँ। आप तशरीफ रखिए। थोड़ी देर बाद एक दरवाज़ा खटखटाए जाने की आवाज़ आती है। प्रेम सागर को ड्राइंग रूम में न पाकर जरूर हबीब बेडरूम का वह बंद दरवाज़ा खटखटा रहा होता है जिसकी चाबी उस वक्त लोकेश की जेब में होती है। साहब, तो उसे हबीब की आवाज़ आई। लगता है फ्लैट में नहीं है। ऐसा कैसे हो सकता है? अभी 5 मिनट पहले तो उन्होंने मुझे फ़ोन करके यहाँ आने को कहा था। तुम ठीक से देखो, मुझे बुलाकर वे खुद कहीं चले तो नहीं गए? कहा तो साहब, उन्होंने मुझे भी यही कहा था कि निहायत ज़रूरी मीटिंग है, कोई आने वाला था, इसलिए मैं उन्हें डिस्टर्ब ना करूं। साहब, अगर साहब फ्लैट में होते तो उन्होंने दरवाज़ा आपको खुद खोला होता। उन्हें ऐसा करता न पाकर मैं खुद दरवाज़ा खोलने आया था। अजीब मजाक है। मैं अपने दर्जनों जरूरी काम छोड़कर तुम्हारे साहब से और लोकेश भार्गव से मिलने यहाँ आया हूँ। तुम लोकेश भार्गव को जानते हो ना? जानता हूँ साहब। वो यहाँ आया था? अभी तो नहीं आए साहब। मुझे तो यह भी पता नहीं था कि भार्गव साहब यहाँ आने वाले थे। आने वाला था वो, आए तो नहीं साहब। अब मैं क्या करूं? आप थोड़ा इंतज़ार कर लीजिए साहब, 1 मिनट को ही नहीं गए होंगे। लोकेश कॉलबेल बजाता है। हबीब दरवाज़ा खोलता है। लोकेश भीतर दाखिल होता है। वह स्टडी में दीवान साहब को मौजूद देखता है और लंबे डग भरता हुआ उनके समीप पहुंचता है और दोनों हाथ जोड़कर उन्हें प्रणाम करता है। बरखुरदार, दीवान साहब भुनभुनाते हैं। तुम्हारा दोस्त, क्या नाम है उसका? प्रेम सागर? हाँ, प्रेम सागर। यह तो बड़ा बेमुरब्बत निकला। मुझे घर बुलाकर खुद ही खिसक गया। कमाल है, लोकेश कहता है। उसे तो यही होना चाहिए था।
अभी मुश्किल से 6 या 7 मिनट पहले मैंने प्रेस क्लब से फोन किया था। तब तो उसने हिंट तक नहीं दिया था कि वह एकाएक कहीं जा सकता है। वह फ्लैट में ही होगा। साहब, फ्लैट में नहीं है, हबीब उत्तर देता है। मैंने सब जगह देख लिया है। कमाल है। हबीब वहां से विदा हो जाता है। आप अभी आए? लोकेश दीवान से पूछता है। हाँ, दीवान साहब कहते हैं तुमसे जरा ही पहले, बस तुम्हारे ही आगे यहाँ पहुंचा हूँ। लिफ्ट नीचे नहीं थी, वह आपको लेकर ऊपर आ रही होगी खुद। मैं तो सीढ़ियों के रास्ते आया हूँ। लिफ्ट का इंतजार जो नहीं होता मेरे से। वैसे मैं लेट तो नहीं हुआ? क्या टाइम हुआ है? दोनों की निगाह एक साथ दीवार पर पड़े घड़ियाल की तरफ उठती है। 2:36 लोकेश को पहले से मालूम होता है कि दीवान साहब आदतन घड़ी नहीं बांधते थे, इसलिए अपनी कलाई की घड़ी देखकर वह यह नहीं जान सकते थे कि घड़ियाल ठीक टाइम नहीं दिखा रहा। अब क्या करें? दीवान साहब गुनगुनाते हुए। यहाँ इंतजार करें उसका? थोड़ी देर कर लेते हैं साहब। माजरा क्या है बरखुरदार साहब? लोकेश उनके सवाल का जवाब गोल कर देता है। कहीं ऐसा तो नहीं कि मुलाकात की जगह आपका ऑफिस निर्धारित हुई हो? टेलीफोन पर मुझे तो कोई उसने ऐसी बात नहीं कही थी। शायद कोई गलतफहमी हो गई हो। तुम्हें भी? साहब, क्लब के फोन की लाइन ठीक नहीं थी। हो सकता है मैंने ठीक से बात न सुनी हो। तो साहब, क्यों ना हम चलकर आपके ऑफिस में झांक आए? पास ही तो है आपका ऑफिस। 5 मिनट आने में और 5 मिनट जाने में। 10 मिनट में क्या फर्क पड़ जाएगा साहब? क्या पता प्रेम सागर वहां बैठा हो और हैरान हो रहा हो कि हम यहाँ गायब हो गए थे। वह वहां ना हुआ तो हम यहाँ वापस आ जाएंगे। साहब, जरा सा फासला है, सिर्फ 10 मिनट का आना जाना है। ठीक है, जैसा तुम मुनासिब समझो। लोकेश घंटी बजाकर हबीब को बुलाता है। हम तुम्हारे साहब को दीवान साहब के दफ्तर में देखने जा रहे हैं। लोकेश कहता है। वो वहां न हुए तो हम उल्टे पांव वापस लौटेंगे। तुम्हारे साहब इस दौरान अगर वापस लौट आए तो उन्हें खबर कर देना। हबीब सहमति में सिर हिलाता है। लोकेश दीवान साहब के साथ वहां से रवाना हो जाता है। अब वह बहुत खुश होता है। सब कुछ ठीक ठाक जो हो चुका था, बस लौटकर 2 मामूली काम उसने और करने थे। एक तो उसने बेडरूम की चाबी वापस अपनी जगह पहुंचानी होती है और दूसरी घड़ियाल का टाइम दुरुस्त करना होता है। अब दीपा साही का भविष्य सुरक्षित था। वह उस राक्षस के चंगुल से बच चुकी थी। किसी ने उसे झिंझोड़ा। लोकेश ने हड़बड़ाकर आंखें खोली। सपना टूट गया। कल्पना की उड़ान में व्यवधान आ गया। योजना मस्तिष्क के अंधेरे कोने में सिमट चुकी थी। उसने देखा सामने प्रेम सागर खड़ा था। जाग गए मोहन प्यारे, प्रेम सागर मुस्कुराता हुआ बोला। लोकेश हड़बड़ा कर बैठा। अपनी कल्पनाओं में वह इस कद्र गर्क हो चुका था कि उसे यही देखकर हैरानी हो रही थी कि प्रेम सागर उसके हाथों मर नहीं चुका था, बल्कि जीता जागता उसके सामने खड़ा था। क्या बात है? प्रेम सागर उसे घूरता हुआ बोला। कोई डरावना सपना देखा है क्या? हाँ, लोकेश बोला, बहुत डरावना। अच्छा, क्या देखा? मैंने देखा कि तुम मर गए हो और मैं तुम्हारी लाश के सिरहाने बैठकर जोर जोर से रो रहा हूँ। रो रहे हो? उसने अट्टहास किया। तुम्हें तो हंसता होना चाहिए था। सपना जो ठहरा, हकीकत में तो हंसूंगा ही। हकीकत में मैं मरने वाला नहीं। कौन जानता है? उसने सकपकाकर लोकेश की तरफ देखा। दीपा कहाँ है? लोकेश ने पूछा। वो ऐसी जगह है जहाँ शुक्रवार तक तुम्हें उसकी हवा भी नहीं मिलनी। सागर साहब, भगवान के लिए बल्कि खुद अपने लिए दीपा का पीछा छोड़ दो। अभी यह बात कितनी बार और कहोगे? तुम नहीं मानोगे। 3 लाख रुपए दोगे तो मान जाऊंगा।
उसके बिना यहाँ वक्त खराब करने से अच्छा है कि जाकर कहीं से 3 लाख रुपए हथियाने का कोई तगड़ा इंतजाम लगाओ। लोकेश असहाय भाव से गर्दन हिलाता हुआ वहां से विदा हो गया। हबीब ने अपने मालिक का सफर का सामान तैयार करके रखा ही था कि टेलीफोन की घंटी बजी। उसने घड़ियाल पर निगाह डाली। 2:43 हुए थे। वही होगा, वह बड़बड़ाया। साला पीछा ही नहीं छोड़ता। फोन लोकेश भार्गव का ही निकला। वह फिर प्रेस क्लब से ही बोल रहा था और उसके मालिक को पूछ रहा था। लोकेश की योजना में पहला व्यवधान तो यही आया था कि उसके द्वारा सोचे वक्त पर प्रेम सागर अपने फ्लैट पर उपलब्ध नहीं था। साहब फ्लैट में नहीं है, हबीब रुष्ट स्वर में बोला। लेकिन 10 मिनट पहले तुमने कहा था कि वो किसी भी क्षण आने वाले थे। कहा था, लेकिन अब नहीं है, तो मैं क्या करूं? अब कब आएंगे? किसी भी क्षण। इस वक्त तो तुम्हारे साहब को घर पर ही होना चाहिए था, कहीं जाने का तो मतलब ही नहीं। उनकी ट्रेन का वक्त जो हो रहा है। सच तो कह रहे हो ना, सागर साहब घर पर नहीं है? मैं भला झूठ क्यों बोलूंगा? वो सफर के लिए रवाना तो नहीं हो चुके? नहीं, अभी उनका सामान यहीं पड़ा है। वो 3:30 से पहले यहाँ से रवाना नहीं होने वाले। अच्छी बात है, मैं थोड़ी देर बाद फिर फोन करता हूँ। हबीब ने रिसीवर रख दिया। तभी कॉल बेल बजी। हबीब ने दरवाज़ा खोला। दीपा शाही के साथ प्रेम सागर ने भीतर कदम रखा। प्रेम सागर के हाथ में दीपा का सूटकेस था, जो कि हबीब ने ले लिया। मेरा सामान तैयार है? प्रेम सागर ने पूछा। जी हाँ, हबीब बोला। गुड। 3:30 स्टेशन के लिए टैक्सी बुला देना। जरूर। कोई फोन वोन तो नहीं आया? लोकेश भार्गव साहब का कई बार फोन आ चुका है। कई बार? जी हाँ, लगता था वो आपसे कोई बहुत जरूरी बात करना चाहते हैं। प्रेम सागर सोचने लगा, कहीं आखिरी घड़ी में साले ने रुपए का इंतजाम तो नहीं कर लिया था? वो फिर कोई फसाद न खड़ा करे। दीपा चिंतित भाव से बोली। डार्लिंग, प्रेम सागर ने उसका कंधा थपथपाया। मेरे होते हुए कोई फसाद नहीं खड़ा कर सकता। तुम उसकी कतई कोई फिक्र मत करो। फिर वह हबीब की तरफ घूमा। और क्या कहते थे भार्गव साहब? कहते थे वे फोन करेंगे। ठीक है। हबीब वहां से विदा हो गया। घड़ियाल ने 2:45 बजाए और पौने घंटे बाद वह ठिठका। डार्लिंग, तुम कुछ फिक्रमंद लग रही हो। नहीं तो, वह हड़बड़ाई। अब मुझसे क्या छुपाना? अब हम तुम कोई दो थोड़ी ही हैं। डार्लिंग, तुम जरूर लोकेश के जिक्र से फिक्रमंद हुई हो। तुम जरूर उसी के बारे में कुछ सोच रही हो। हाँ, कुछ सोच तो रही हूँ। गलती कर रही हो। उसके बारे में सोचना बेकार है। अब वह किसी गिनती में नहीं आता। हाँ, शायद। लेकिन एक बात मैं तुमसे पूछना चाहती हूँ। क्या? क्या मेरे से पहले भी तुम्हारा किसी लड़की से अफेयर रहा है? डार्लिंग, यह कोई वक्त है ऐसी बात करने का? फिर भी जरूर लोकेश ने तुम्हें कोई पट्टी पढ़ा दी है। तुम जानते हो ऐसा नहीं हो सकता था। उसे तो खबर भी नहीं कि पिछले 2 दिन मैं कहाँ रही। तो फिर उस रोज जैसी बातें वह तुमसे कर रहा था, उससे मुझे ऐसा अंदाजा हुआ था। जो बात बीत चुकी, वो क्या आज तुम्हारे और मेरे प्यार के बीच दीवार बनकर खड़ी हो सकती है? नहीं, हरगिज नहीं। तो फिर कुछ नहीं। अगर तुम जवाब नहीं देना चाहते तो ना सही। मैं जवाब जरूर देना चाहता हूँ। प्यार में छुपाव नहीं चलता। मैं तुमसे कोई बात छुपाऊं, कोई ऐसी बात छुपाऊं जो तुम खास तौर पर जानना चाहती हो, तो लानत है मुझ पर। नहीं, टोको नहीं। पहले मेरी पूरी बात सुन लो। पहले मेरे एक बात का जवाब दो। पहले मेरी जिंदगी में कोई लड़की आई थी तो क्या यह मेरा बहुत बड़ा गुनाह हो क्या? नहीं, लेकिन क्या लेकिन? लोकेश तो यूं जाहिर कर रहा था कि जैसे उस लड़की का नाम तुम्हारे किसी अक्षम्य अपराध से जुड़ा हो। वह बकवास करता है, ईर्ष्या की भावना से प्रेरित होकर भौंकता है। तुम्हारे मन में मेरे लिए नफरत पैदा करने के लिए वह बहुत कुछ कर सकता है। और मुझे अफसोस है कि तुम्हें मेरे से ज्यादा उसकी बातों पर विश्वास है। नहीं, वो हड़बड़ाकर बोली। यह बात नहीं है। तुम मुझे प्यार करती हो ना? यह भी कोई पूछने की बात है? बहुत प्यार करती हो?
हाँ, बहुत जल्द मेरी बीवी बनने वाली हो। हाँ, फिर तो तुम्हें वैसे ही पूरा अधिकार है मेरे से कोई भी सवाल करने का, और मेरा फर्ज है कि मैं तुम्हारे हर सवाल का जवाब दूं, तुम्हारी हर जिज्ञासा शांत करूं। उस लड़की की बाबत जिसका नाम अनुराधा नांगिया, अगर तुम मुझे कुछ नहीं बताना चाहते हो तो बेशक मत बताओ। मैं जरूर बताऊंगा, क्योंकि उस लड़की के साथ मेरी बदकिस्मती की दास्तान जुड़ी हुई है। बदकिस्मती? हाँ, वो बात तुम्हें मैं नहीं सुनाऊंगा तो कोई और नमक मिर्च लगाकर सुना देगा और मुझे पक्का विलन साबित करके दिखा देगा। डार्लिंग, यह तब की बात है जब मैं तुम्हें जानता तक नहीं था, जबकि अभी मैंने कल्पना भी नहीं की थी कि तुम्हारे जैसी स्वर्ग की अप्सरा का प्यार मुझे हासिल होगा। तब तक अगर मेरी तुम्हारी मुलाकात हो चुकी होती तो मैंने उसकी तरफ या किसी और भी लड़की की तरफ झांका तक न होता। तब मुझे यही एहसास हुआ था कि मुझे उस लड़की से, अनुराधा नांगिया से प्यार हो गया था। मैं उसके साथ दुबई गया। वहाँ उससे कोई फिल्म डायरेक्टर मिल गया जिसने उसे फिल्म स्टार बनाने की पेशकश की। दीपा, तुम विश्वास नहीं करोगी, उस लड़की ने जो मेरे प्यार का दम भरती थी, जो बहुत जल्द मेरी बीवी बनने वाली थी, अपने फिल्मी करियर की खातिर मुझे छोड़ दिया। मैंने उसे बहुत समझाया बुझाया, अपने प्यार की दुहाई भी दी, लेकिन उसने मुझे मझधार में छोड़कर उस डायरेक्टर का दामन थाम लिया। अब वह कहाँ गई, क्या पता कहाँ गई। मेरे सामने तो वह उस डायरेक्टर के साथ चली गई थी और मैं वापस दिल्ली लौट आया था। वैसे सुनने में आया है कि उस डायरेक्टर ने उसे बुरी तरह धोखा दिया था, जिसकी वजह से वह बहुत खस्ता हालत में पहुंच गई थी। उसमें तुम्हारी क्या गलती है? हाँ, यही तो, मेरी क्या गलती है? लेकिन मेरे दुश्मन तो यह अफवाह करते हैं कि सारी गलती मेरी ही है। मेरी गलती तो इतनी सी है कि मैंने उससे प्यार किया और उसे अपने साथ दुबई लेकर गया, नेक इरादों से, लेकिन मेरे नेक इरादे उसे मंजूर न हुए। ओह, मैं तो आज भी उसकी हर मुमकिन मदद करने को तैयार हूँ, लेकिन मुझे पता तो लगे कि वह है कहाँ। प्रेम सागर ऐसा भाव विहल हो गया कि आखिर फिक्रा कहते कहते उसका गला रूंध गया। आखिर ऐसा अभिनय करने में उसे महारत हासिल थी। दीपा पर उसका प्रत्याशित प्रभाव पड़ा। छोड़ो अब, वह बड़े प्यार से उसका हाथ थामती हुई बोली। अब हमने क्या लेना है और इन बातों से? भड़काने वाले लोगों ने तो लेना देना है। प्रेम सागर पूर्ववत रूंधे स्वर में बोला। लोग जाए भाड़ में, थैंक यू। प्रेम सागर उसे अपने अंक में भरता हुआ बोला। थैंक यू डार्लिंग। ऐसी ही अंडरस्टैंडिंग। तभी टेलीफोन की घंटी बजी। लोकेश होगा, दीपा उसके अंक से निकलती हुई शशंक स्वर में बोली। प्रेम सागर ने रिसीवर उठाकर एक क्षण को दूसरी ओर से आती आवाज सुनी और फिर माउथ पीस पर हाथ रखते हुए बोला, वही है। सागर साहब, लोकेश बड़े व्यग्र भाव से बोला। मैं तुम्हें फौरन मिलना चाहता हूँ। मैं नहीं मिलना चाहता। प्रेम सागर माउथ पीस से हाथ हटाकर कठोर स्वर में बोला। उस जवाब ने लोकेश को करारा झटका दिया। कितना मुश्किल था सपने को हकीकत का रूप देना। पहले मुलाकात में देर हो गई और अब मुलाकात से ही इनकार हो रहा था, लेकिन मेरा मिलना बहुत जरूरी है। क्यों जरूरी है? क्योंकि मैंने तुम्हारी मांग पूरी करने का इंतजाम कर लिया है। मेरी मांग? 3 लाख रुपए की मांग। जरा होल्ड करो। उसने फिर माउथ पीस ढक लिया और दीपा से बोला, दीपा डार्लिंग, तुम जरा ड्राइंग रूम में चली जाओ। वह कोई बखेड़े की बात कर रहा है क्या? दीपा शशंक स्वर में बोली। कर रहा है, लेकिन मैं उसे संभालूंगा। तुम कहना मानो प्लीज, मेरी खातिर कहना मानो। मैं लोकेश को कुछ ऐसी बातें कहना चाहता हूँ जो मैं तुम्हारी मौजूदगी में नहीं कह पाऊंगा। डार्लिंग प्लीज। अच्छा। दीपा वहां से चली गई। प्रेम सागर ने माउथ पीस से हाथ हटाया और बोला, हेलो, लाइन पर हो? हाँ, लोकेश की आवाज आई। सागर साहब, मैं कह रहा था कि मैंने आपकी 3 लाख की मांग पूरी करने का इंतजाम कर लिया। अब बहुत देर हो चुकी है, तुम्हें इंतजाम जल्दी करना चाहिए था। अब तो मैं रवाना होने वाला हूँ। फिर तुम कह रहे थे कि तुम रुपए का इंतजाम नहीं कर सकते थे। मैंने कर लिया,
किसी तरीके से कर लिया। अब खड़े पैर दीपा के साथ रवानगी का इरादा छोड़ने की कीमत ज्यादा होगी। क्या? अब कीमत 4 लाख है। यह तो बड़ी कमीनगी की बात हो गई। यह बड़ी मुसीबत की बात है और मैं मुसीबत की कीमत मांग रहा हूँ। इस स्टेज पर तो अब दीपक ही मुझे नहीं छोड़ेगी। उसे तो ठीक है, मैं 4 लाख दूंगा। तुम्हारे पास 4 लाख भी हैं? पूरे 4 लाख ही हैं। कहाँ से मारे? इससे आपको क्या कोई मतलब नहीं होना चाहिए। मैं रकम लेकर आऊं? प्रेम सागर ने घड़ियाल पर निगाह डाली। 2:49। नेकी और पूछ कहाँ से बोल रहे हो? कितनी देर में आओगे? मैं प्रेस क्लब से बोल रहा हूँ। 5-6 मिनट में तुम्हारे फ्लैट पर पहुंच जाऊंगा। फ्लैट में तुम्हारे साथ कोई और तो नहीं? मेरा नौकर हबीब है। मैं चाहता हूँ कि हबीब को भी मेरे आगमन की खबर न लगे। ऐसा क्यों? प्रेम सागर संदिग्ध भाव से बोला। है कोई बात, आकर बताऊंगा। फिर भी सागर साहब जरा सोचिए, 4 लाख रुपया 2 दिन में कमाकर तो पैदा नहीं कर सकता। यह रकम मैंने जिस तरीके से मुहैया की है, अब मैं क्या कहूँ आपसे। आप प्लीज ऐसा इंतजाम कीजिए कि मेरे रकम लेकर आपके यहाँ पहुँचने की किसी को किसी प्रकार की खबर ना लगे। ठीक है, प्रेम सागर आश्वस्त होकर बोला। अगर तुम चाहते हो कि हबीब को तुम्हारे आगमन की खबर ना लगे तो कॉल बेल मत बजाना, होले से दरवाजे पर दस्तक देना, फिर मैं तुम्हें खुद दरवाजा खोलूंगा। हबीब को दस्तक नहीं सुनाई देगी, वह फ्लैट के पिछवाड़े में होता है। वहां तक दस्तक की आवाज नहीं पहुंचेगी। किसी को कहोगे तो नहीं कि मैं आ रहा हूँ? नहीं कहूंगा, अब आने की करो। उसने रिसीवर रख दिया और फिर अपने अगले कृत्य से लोकेश की योजना में नया व्यवधान खड़ा कर दिया। उसने घंटी बजाकर हबीब को बुलाया। मियाँ, वह बोला, वो छोकरा लोकेश यहाँ आ रहा है। इस बात के लिए मरा जा रहा है कि किसी को उसके यहाँ आने की खबर ना लगे, तुम्हें भी। इसलिए उसे दरवाजा मैं खुद खोलूंगा। वह कोई घपला तो नहीं करेगा? हबीब बोला। घपले से मैं सावधान रहूंगा। कुछ करेगा तो मैं उसे निपट लूंगा। न निपट सका तो घंटी बजाकर तुम्हें बुला लूंगा। आ क्यों रहा है? 4 लाख रुपए में इसमें अपनी सहेली का प्यार खरीदने आ रहा है। रुपया साथ ला रहा है, कहता तो है। यानी कि सफर कैंसिल, ऐसा ही लगता है। मौलाना, अब तुम ऊँग मत जाना। मैं घंटी बजाऊं तो लपक कर आना और छोकरे को दबोच लेना। ठीक है, लेकिन दरवाजे से कान जोड़ने की कोशिश मत करना। मैंने लोकेश को यही कहा है कि तुम्हें कुछ नहीं बताने वाला। तुम्हारी ऐसी किसी हरकत से उसे शक हो जाता है तो खेल बिगड़ सकता है। मैं किचन में बैठूंगा घंटी बजाने के इंतजार में। गुड, अब जाओ, जरा छोकरी को बुलाकर लाओ, ड्राइंग रूम में बैठी है। दीपा के लिए कहानी उसने पहले ही तैयार कर ली थी। एक अड़चन आ गई है डार्लिंग, प्रेम सागर बोला। क्या? वो बोली। जाने से पहले मैंने यहाँ किसी से एक निहायत जरूरी मीटिंग करनी है। किससे? लोकेश से। अब सच जानना चाहती हो तो उसी से। लेकिन क्यों? वह धमका रहा है कि अगर मैंने उसे इस मीटिंग का मौका न दिया तो वह स्टेशन पर आकर कोहराम खड़ा कर देगा। आखिर गाड़ी तो हमने चढ़ना ही है। स्टेशन पर तो हम उससे कुछ भी नहीं कर सकते। अब वो क्या कहना चाहता है, आएगा तो पता लगेगा। तुम फिक्र न करो, मैं सब संभालूंगा। वो पीछा छोड़ देगा हमारा। ऐसी गारंटी कैसे है तुम्हें? है कोई बात? मुझे बताओ प्लीज। बात जुबान पर लाने की काबिल नहीं, फिर भी बताओ। यही मानकर बताओ कि अभी खुद तुम्ही ने कहा था कि हमें आपस में कोई बात नहीं छुपानी चाहिए। डार्लिंग, वो क्या है? लोकेश के मुंह पर चांदी का जूता मारना होगा। क्या? वो अपनी खामोशी की कीमत चाहता है जो मैं उसे अदा कर दूंगा। विश्वास नहीं होता? उसकी माली हालत क्या है? किसी से छुपी हुई है? वो ठीक है, लेकिन इसका मतलब यह तो नहीं कि कमाल है, यही शख्स अभी 2 दिन पहले मेरे सामने अपने प्यार की दुहाई दे रहा था और अब मेरा पीछा छोड़ने की कोई कीमत चाहता है। लानत है। प्रेम सागर ने बड़ी संजीदगी से सिर हिलाया। मैं लोकेश को बहुत मुद्दत से जानती हूँ, बहुत पसंद करती थी उसे।
इसी वजह से उसका दिल तोड़ते मुझे दुख हो रहा था। मैं तो सपने में नहीं सोच सकती कि वो इतना नीचे गिर सकता है। यह तो साफ साफ ब्लैकमेलिंग हुई। अब छोड़ो ना डार्लिंग, मैं उसके मुंह पर चांदी का जूता मारना अफोर्ड कर सकता हूँ, लेकिन उसने, मुझे पता था यह बात जानकर तुम्हारा दिल दुखेगा, तभी तो मैं इसे जुबान पर नहीं लाना चाहता था, लेकिन तुम्हारी जिद थी जानने की। अब तुम समझ गई होगी कि क्यों उसे मीटिंग के दौरान तुम्हारा यहाँ होना मुनासिब नहीं। उसने खास तौर से मांग की है कि दीपा यहाँ न हो और उसे इस बात का पता न चले। अब तो मैं ही उसकी सूरत नहीं देखना चाहती, लेकिन इस वक्त मैं जाऊं कहाँ? कहीं और जाने की जरूरत नहीं, ड्राइंग रूम में चली जाओ। बस इतना ख्याल रखना कि लोकेश को शक ना हो कि ड्राइंग रूम में कोई है। मेरा मतलब है दरवाज़ा बंद रखना और कोई ऊंची आवाज़ न करना। ठीक है, तुम्हें उसके साथ कितना वक्त लगेगा? 2-3 मिनट, बड़ी हद 5। उसने घड़ियाल पर निगाह डाली। 2:54 हुए थे। मैं 3 बजे तक हर हाल में उससे फ्री हो जाऊंगा। न हुए तो मैं जरूर हो जाऊंगा, चाहे मुझे उससे बालकनी से ही नीचे क्यों न ढकेलना पड़े। अच्छा, तुम खुद आकर तस्दीक कर लेना। 3:25 तक मैं रवानगी के लिए पूरी तरह से तैयार होऊंगा। 1 मिनट में चल दूंगा। तुम सावधान रहना। किस बात से? लोकेश से, उसकी की थी खतरनाक हरकत से। याद नहीं उस रोज वह तुम्हें कैसी कैसी धमकियां दे रहा था? तुम फिक्र न करो, मैं संभाल लूंगा। अब तुम जाओ ना, वो आने ही वाला होगा। दीपा वहां से ड्राइंग रूम में चली गई। उसके जाने के बाद सबसे पहले प्रेम सागर ने मेज के दराज में पड़ी अपनी रिवॉल्वर चेक की। रिवॉल्वर को एकदम चौकस पाकर वह आश्वस्त हुआ। वह दराज बंद ही करने लगा था कि फ्लैट के दरवाजे पर हल्की सी दस्तक पड़ी। उसने दराज बंद करने की कोशिश की तो वह आधे रास्ते में ही कहीं अटक गया था। दराज को उसी स्थिति में छोड़कर बाहर की तरफ बढ़ा। उस वक्त घड़ियाल में ठीक 2:55 हुए थे। 4 लाख के मुर्गे के लिए उसने अपने होठों पर एक मीठी मुस्कुराहट पैदा कर ली और मुख्य द्वार खोला। लोकेश ही आया था। वह उसे स्टडी में ले आया। तुम्हारा फ्लैट पर न होने ने बहुत वक्त बर्बाद करवा दिया, वह यह घड़ियाल पर निगाह डालता हुआ बोला। मैंने तुम्हें बहुत बार फोन किया आज। प्रेम सागर ने नोट किया कि वह बड़ा बेचैन और उत्तेजित लग रहा था। वह बार बार पहलू बदल रहा था। मेरे पास तुम्हारे लिए सिर्फ 5 मिनट का वक्त है, वह चेतावनी भरे स्वर में बोला। मैंने बम्बई की गाड़ी पकड़नी है। अब बम्बई की गाड़ी पकड़ने की जरूरत तो नहीं, वह तो वक्त ही वक्त है तुम्हारे पास। लोकेश बोला। किसी को मेरे यहाँ आने की खबर तो नहीं? नहीं, तुमने मना जो किया था मैंने किसी को नहीं बताया। गुड, पूरी रकम का इंतजाम है ना? हाँ। 3 नहीं 4 का है, पूरे 4 का। हाँ हाँ, बैठो। लोकेश ने बैठने का उपक्रम न किया। बैठने के स्थान पर एने अपने सपने की तरह वह मेज की परली तरफ अपनी कुर्सी पर बैठे प्रेम सागर के करीब पहुंचा। उसने बड़े अर्थपूर्ण ढंग से अपने कोट की भीतरी जेब को ऊपर से थपथपाया। प्रेम सागर के चेहरे पर चमक आई। अगर रकम का इंतजाम न हुआ तो? लोकेश बोला। अब तो हो ही गया है। प्रेम सागर नकली हंसी हंसता हुआ बोला। हाँ, अब तो हो गया है, लेकिन अगर न हुआ होता तो? फिर भी मैंने तुमसे आखिरी बार दरख्वास्त की होती कि तुम दीपा का पीछा छोड़ दो, तो तुम मेरी बात मानते? मानता। फोकट में तो मैं तुम्हारी बात सुनना गवारा न करता। अच्छा। हाँ, दीपा जैसी शानदार लड़की को छोड़ने के ख्याल में ही मेरा कलेजा फटने लगता है। ऊपर से यह काम में फोकट में मैं करूं, क्या कहना? लोकेश ने गहरी सांस ली। तुम तो अपने आप को खुशकिस्मत समझो कि तुम्हें दीपा को बचाने का एक मौका मिल गया। दीपा के पासपोर्ट में उसने मेज पर पड़ा एक पासपोर्ट उठाकर लोकेश को दिखाया। दुबई की एंडोर्समेंट नहीं थी, जो कि अब करवाई गई है। ऐसा न होता तो मैं 2 दिन पहले ही दीपा के साथ रवाना हो गया होता। यह दीपा का पासपोर्ट है? हाँ,
और उसने पासपोर्ट वहां से खोलकर लोकेश को दिखाया, जहां दीपा की तस्वीर लगी हुई थी, ड्यूली एंडोर्स्ड फॉर दुबई। हाँ, लोकेश ने गहरी सांस ली। प्रेम सागर ने पासपोर्ट वापस मेज पर डाल दिया। उसको यह देखकर बड़ा अचंभा हुआ कि एकाएक लोकेश का जिस्म कांपने लगा और उसके चेहरे पर पसीने की बूंदें चुचुहाई। बड़ी कठिनाई से वह अपनी जेब से रुमाल निकालने में सफल हुआ। उसने अपने चेहरे से पसीना पोंछा। सॉरी, लोकेश बोला, मुझे जरा चक्कर आ गया। रकम के इंतजाम में पूरे 2 दिन में सारे दिल्ली शहर के धक्के खाता रहा, 1 मिनट भी रेस्ट नहीं किया। मुझे 1 गिलास पानी पिला सकते हो? क्यों नहीं, प्रेम सागर बोला। वो उधर साइड बोर्ड पर पानी का जग और गिलास पड़े हैं, पी लो। फिर सपना टूटा। सपने में तो प्रेम सागर उठकर उसके लिए पानी लेने जाता था और वह उसकी मेज के दराज में रिवॉल्वर निकाल लेता था। लोकेश गड़बड़ा गया। हे भगवान, वह मन ही मन बोला, क्या कोई भी बात सपने के मुताबिक नहीं होने वाली थी? ऊपर से अब प्रेम सागर की निगाहों में शक की हल्की सी चमक पैदा होने लगी थी। भारी कदमों से चलता हुआ लोकेश साइड बोर्ड तक पहुंचा। उसने पानी का 1 गिलास भरा, उसमें से घूंट पिया और उसे हाथ में थामे वापस टेबल के करीब लौटा। कांप क्यों रहे हो? प्रेम सागर उपहासपूर्ण स्वर में बोला। 4 लाख रुपए खोने का ख्याल हलकान कर रहा है या दीपा की आजादी की खुशी हो रही है? दूसरी बात, फिर तो तुम परी कथाओं के वो राजकुमार हो जो राजकुमारी को किसी दानों के चुंगल से छुड़ाकर राजकुमारी का दिल जीतता है। लोकेश का जी चाहा कि वह हाथ में थमा गिलास उसके मुंह पर दे मारे। बड़ी मुश्किल से उसने स्वयं पर काबू किया। उसी प्रक्रिया में उसने जल्दी से गिलास का सारा पानी हलक में उड़ेलने की कोशिश की तो उसे उच्छू लग गया। वह जोर जोर से खांसने लगा। अपने एक हाथ से मेज थाम ली और बुरी तरह खांसते खांसते दूसरे हाथ में थमा गिलास प्रेम सागर की ओर बढ़ाया। प्रेम सागर ने बिना सोचे समझे बड़े स्वाभाविक ढंग से गिलास थाम लिया। थोड़ा पानी और, लोकेश बड़ी कठिनाई से कह पाया। प्रेम सागर अपने स्थान से उठा और गिलास थामे साइड बोर्ड की तरफ बढ़ा। तभी भी खांसते खांसते लोकेश ने अतुलित दराज में पड़ी रिवॉल्वर पर अपना रुमाल डाला और रिवॉल्वर उठाकर अपनी जेब में रख ली। प्रेम सागर पानी का गिलास भर रहा था। अब रहने दो, लोकेश ने एकाएक खांसना बंद कर दिया। नहीं चाहिए। प्रेम सागर ने गिलास वहीं साइड बोर्ड पर रख दिया और वापस घुमा। अब रकम निकालो, वह बोला। सागर साहब, लोकेश बोला। हाँ, तुम 1 नंबर के हरामी हो। वो तो मैं हूँ। रकम मेरे हवाले करो, उसके बाद जी भरकर मुझे गालियां दो। मैं बुरा नहीं मानूंगा, इतनी आसानी से नहीं। क्या मतलब? मैं नहीं चाहता कि तुम रकम भी लो और दीपा से बदस्तूर रिश्ता भी जोड़े रहो। ऐसा ना हो, इसके लिए तुम्हें एक काम करना होगा। क्या? दीवान कैलाश नाथ को फोन करके यहाँ बुलाओ। वो कौन है और उससे मैं किस लिए बुलाऊं? लोकेश ने बताया। मेरे पास इतना वक्त नहीं, प्रेम सागर ने तीव्र विरोध किया। तो नमस्ते। मुझे लग रहा है कि तुम मेरी गाड़ी छुड़वाने के लिए चालाकियां कर रहे हो। उससे मुझे क्या हासिल होगा? बम्बई क्या वही एक गाड़ी जाती है? प्रेम सागर सोचने लगा। इस बैरिस्टर से? फिर वह बोला, तुम पहले ही सारी खिचड़ी पका कर आए हो? हाँ, लोकेश बोला। और फोन जल्दी करो, दीवान साहब सिर्फ 3 बजे तक तुम्हारी कॉल का इंतजार करेंगे और 3 बजने ही वाले हैं। प्रेम सागर ने फोन की तरफ हाथ न बढ़ाया। वह पूर्ववत उलझन और संदेह भरी निगाहों से लोकेश को देखता रहा। उसके सपने में प्रेम सागर ने फोन के नाम पर हुज्जत तो जरूर की थी, लेकिन फोन करने से इनकार नहीं किया था। लेकिन हकीकतन तो वह फोन करता लग ही नहीं रहा था। एकाएक लोकेश को एक तरकीब सूझी। सागर साहब, वह बोला, दीवान साहब का इस वक्त यहाँ आना निहायत जरूरी है। उनकी गवाही के अलावा कि उनका यहाँ आना जरूरी है। क्यों? क्योंकि रकम उनके पास है। तुम तो कह रहे थे तुम्हारे पास है। ऐसा मैंने कब कहा था? नहीं कहा था? नहीं, तो मुझे क्यों लगा था कि रकम तुम्हारे पास थी? मुझे अपने कोट की जेब
थपथपाई थी तो मैंने समझा था कि खामखा बातों में वक्त जाया कर रहे हो। रकम तुम्हारे पास होनी चाहिए थी। उनके पास होना भी मेरे पास होने जैसा ही है। तुम क्या मुझे मूर्ख समझते हो जो मैं 2 नंबर की इतनी बड़ी रकम साथ लेकर अकेला यहाँ आता तो मुझे फिर बेहोश कर सकते थे और रकम मुझसे छीन सकते थे। ओह, बेहोशी के हवाले ने उस पर पूरा असर किया। वह फोन करने को तैयार हो गया। 1 मिनट, लोकेश बोला। अब क्या है? तुम्हारा नौकर। मैं नहीं चाहता कि वो जाने। मैंने उसे पहले ही कहा। प्रेम सागर ने होंठ काटे। क्या? लोकेश हकबकाया। तुमने कह दिया उसे? तुमने वादा किया था कि तुम मुझसे कुछ नहीं कहोगे। मैं कहने जा रहा था कि मैंने उसे पहले ही कह दिया है कि उसने मुझे डिस्टर्ब नहीं करना था, मेरे बुलाए बिना यहाँ नहीं आना था। सच कह रहे हो? लोकेश संदिग्ध भाव से बोला। हाँ, लेकिन मेरी समझ में यह नहीं आ रहा कि तुम क्यों मरे जा रहे हो कि इस बात के लिए किसी को तुम्हारे यहाँ आगमन की खबर न लगे। किस फिराक में हो तुम? वह कुछ क्षण अपलक उसे देखता रहा और फिर बोला, अगर मैं तुम्हें एक निरागावदी नौजवान न समझता होता तो मैं यही सोचता कि तुम मेरे साथ कोई चालाकी करने की कोशिश कर रहे हो। क्यों तुम चाहते हो कि तुम्हारी यहाँ मौजूदगी की किसी को खबर न लगे? क्यों तुम रकम साथ लेकर नहीं आए हो? कहीं तुम मेरा पत्ता साफ करने की फिराक में तो नहीं हो? ऐसा मैं कर पाता तो मजा ना आ जाता, लेकिन तुमने खुद ही कहा था मेरे पास फुल प्रूफ वाटर टाइट आयरन क्लैड एलिबाई नहीं। शायद पिछले 2 दिन में घड़ ली हो तुमने। मेरे जैसे गावदी ने? लोकेश उपहासपूर्ण स्वर में बोला। क्या कोई गड़बड़ है? जरूर। क्या गड़बड़ है? यही तो समझ नहीं आ रहा। कुछ क्षण खामोशी रही। स्तब्ध वातावरण में दोनों अपलक एक दूसरे को देखते रहे। फिर प्रेम सागर का हाथ धीरे धीरे नौकर को बुलाने वाली घंटी के पुश की ओर सरकने लगा। लोकेश का दिल जोर से उछला। सपने में वैसी घंटी का तो कोई रोल ही नहीं था। उसकी योजना में वैसी घंटी का तो कोई रोल ही नहीं था। प्रेम सागर ने बेल पुश थाम लिया। उसकी एक उंगली उसके सफेद बटन पर टिक गई। तुमने यही घंटी बजाई? लोकेश सुसंयत स्वर में बोला। तो समझ लेना 4 लाख तुम्हारे हाथ से गए। विश्वास जानो, मैं किसी फिराक में नहीं हूँ। मैं तो सिर्फ यहाँ तुम्हारे साथ हिसाब करने आया हूँ। लोकेश के अंतिम वाक्य का दूसरा मतलब प्रेम सागर के पल्ले न पड़ा। वह एक क्षण ठिठका खड़ा रहा। फिर उसने पुश पर से हाथ हटा लिया। नंबर बोलो दीवान साहब का। 33179195। वह फोन करने लगा। लोकेश घंटी के बारे में सोचने लगा। उसका कोई इलाज जरूरी था। वह घंटी सब गुड़ गोबर कर सकती थी। उसने देखा मेज पर लेटर ओपनर के साथ एक कैंची पड़ी थी। उस कैंची का हैंडल प्लास्टिक का था। उसने वह कैंची उठा ली और उसके साथ खिलवाड़ करने लगा। वह कैंची को हवा में उछालता था और फिर उसे लपक लेता था। 3-4 बार ऐसा करने के बाद एक बार उसने कैंची फर्श पर गिर जाने दी। उसने झुंझ कर कैंची उठाने का उपक्रम किया। घंटी की तार उसे मेज के एक पाए के पास से गुजरती और फिर कालीन के नीचे दाखिल होती हुई दिखाई दी। कैंची से उसने वह तार काट दी। अब घंटी नाकाम हो चुकी थी। हेलो, प्रेम सागर ने फोन पर कहा। जरा दीवान कैलाशनाथ से बात करा दीजिए। मेरा नाम प्रेम सागर है। तभी घड़ियाल ने 3 बजाए। लोकेश ने कैंची यथास्थान रख दी। जल्दी से अपने सूती दस्ताने पहने और दबे पांव उसकी तरफ पीठ करके फोन करते प्रेम की ओर बढ़ा। दीवान साहब, प्रेम सागर फोन कर कह रहा था, लोकेश भार्गव ने आपसे जिक्र किया होगा। आप यहाँ मेरे फ्लैट पर तशरीफ ले आइए, कार या टैक्सी से। पैदल भी सिर्फ 5 मिनट का रास्ता है। लोकेश धीरे से बोला। लोकेश कहता है पैदल भी सिर्फ 5 मिनट का रास्ता है। लोकेश के मुंह से प्रेम सागर के लिए भद्दी गाली निकलते निकलते रह गई। साले ने खामखा टेलीफोन पर उसका नाम का जिक्र कर दिया था। वह दीवान साहब समझ सकते थे कि वह पहले ही फ्लैट पर पहुंचा हुआ था।
उनके ऐसा समझने से उसकी सारी योजना की टांग टूट सकती थी और उसकी एलिबाई छिन्न भिन्न हो सकती थी। उसका बीच में राय देना इसलिए जरूरी हो गया था क्योंकि उसकी योजना की कामयाबी के लिए यह भी जरूरी था कि दीवान साहब 5 मिनट पैदल चलकर वहां पहुंचते। उसने वहां जिन कई कामों को प्रेम सागर के कत्ल के बाद अंजाम देना था, उनके लिए कम से कम 5 मिनट का वक्त उसके पास होना निहायत जरूरी था। प्रेम सागर दीवान साहब को अपने फ्लैट का पता बता रहा था। लोकेश ने रिवॉल्वर निकालकर अपने दाएं हाथ में ले ली और तय किया हुआ सफेद कपड़ा बाएं हाथ में संभाल लिया। प्रेम सागर ने रिसीवर वापस केडल पर रख दिया। सागर साहब, तब लोकेश ने एन अपने सपने वाले शब्द इस्तेमाल किए। आखिरी बार पूछ रहा हूँ, दीपा का पीछा छोड़ते हो या नहीं? मैं भी आखिरी बार जवाब दे रहा हूँ। उसे जवाब भी सपने वाला ही मिला। 4 लाख रुपया हासिल किए बिना नहीं। रुपए के बिना दीपा का पीछा छोड़ते हो या नहीं? हरगिज ही नहीं। सोच लो, सोच लिया। दीपा की कीमत अदा नहीं करोगे तो वह पहले मेरी कुछ रातें रंगीन करेगी और फिर अरब शेखों के हरमों में नंगी नाचेगी। आखिरी में किसी घटिया रंडी खाने में तिल तिल करके एड़ियां रगड़ते हुए दम तोड़ेगी। कमीने, दीपा की खातिर नहीं तो अपनी खातिर यह ख्याल छोड़ दे। मेरी खातिर? उसने जोर का ठहास किया। हंस ले, यह तेरी आखिरी हंसी है। उसकी हंसी को एकाएक ब्रेक लग गई। हरामजादे, मेरे पास 4 लाख रुपए ना है और ना हो सकते हैं। मेरे पास तेरा दूसरा इलाज है। क्या? तेरी मौत। उसने अपने पीठ की ओट से निकालकर अपना रिवॉल्वर वाला हाथ उसकी तरफ तान दिया। अपनी रिवॉल्वर लोकेश के हाथ में देखकर प्रेम सागर के छक्के छूट गए। वह जोर जोर से हबीब को बुलाने वाली घंटी पुश दबाने लगा। घंटी नहीं बजने की, लोकेश बोला। मैंने उसकी तार काट दी है। प्रेम सागर और भी आतंकित हो उठा। उसने चिल्लाने के लिए मुंह खोला तो लोकेश ने आगे बढ़कर उसकी कनपट्टी से रिवॉल्वर सटा दी। लोकेश ने रिवॉल्वर का घोड़ा खींच दिया। उसके बाद उसने वे तमाम काम किए जो कि उसकी योजना के अंग थे। योजनानुसार प्रेम सागर की कलाई घड़ी 2:45 पर रुकी होनी चाहिए थी, लेकिन अब वह वक्त मुनासिब नहीं रहा था। उसने समय का नया हिसाब लगाया और घड़ी में 3:05 बजा दिए। योजनानुसार घड़ी को तोड़कर ताकि वह 3:05 पर रुक जाए, उसने उसे वापस हथप्राण की कलाई पर बांध दिया। फिर उसने घंटी की तार कारपेट के नीचे से खींची और काटे हुए सिरे को एक दूसरे के करीब किया। प्लास्टिक के हैंडल वाली कैंची से ही उसने तारों को थोड़ा थोड़ा छीला और कैंची से ही किसी प्रकार उन्हें ट्विस्ट करके आपस में जोड़ दिया। जोड़ मजबूत नहीं बन पाया क्योंकि ऐसे जोड़ देने में करंट लगने का खतरा था, लेकिन काम चलाऊ जोड़ बन गया था। उसने तार का जोड़ वाला हिस्सा कारपेट के नीचे दबा दिया। फिर उसने खून के दाग धब्बों की तरफ तवज्जो दी। रह रहकर उसकी निगाहें घड़ियाल की तरफ उड़ जाती थी। उसके पास वक्त बहुत कम था और काम उसने कई करने थे। उसे भय था कि कोई काम रह न जाए, और जो काम रह जा रहा था उसे देखकर उसका दम ही निकल गया। बेडरूम का दरवाज़ा खुला था। वह लपक कर दरवाजे पर पहुंचा। दरवाजे के भीतर से की होल में लगी चाबी वह अभी निकाल ही रहा था कि फ्लैट के किसी दरवाजे पर दस्तक पड़ी। लोकेश को जैसे सांप सूंघ गया। दोबारा दस्तक पड़ी तो वह अपनी जड़ हालत से उबरा। वह दरवाजे के भीतर हो गया। उसने दरवाज़ा बंद कर लिया और कान लगाकर सुनने लगा। उसे दीपा की आवाज़ सुनाई दी। वह हत प्राण को नाम लेकर पुकार रही थी। वास्तव में 2 बार दस्तक दीपा ने खुद ड्राइंग रूम के दरवाजे पर प्रेम सागर का ध्यान अपनी तरफ आकर्षित करने के लिए दी थी, और दस्तक का कोई असर न होता पाकर वह खुद स्टडी में पहुंची थी। लोकेश की हालत पतली होने लगी। घबराहट से उसे अपना दम घुटता महसूस होने लगा। वह समझ नहीं पा रहा था कि दीपा उसे अप्रत्याशित आगमन से वह कैसे दो चार हो। अपने सपने में तो उसने दीपा को नहीं देखा था। उसकी योजना में
तो दीपा का ऐसा कोई रोल ही नहीं था। प्रेम, वह कह रही थी, कहाँ हो? वो चला गया। लोकेश ने की होल में आंख लगा दी। उसने देखा दीपा स्टडी के बीच में खड़ी थी और चारों तरफ निगाह दौड़ा रही थी। उसकी निगाह उसने स्टडी के घड़ियाल पर भी पड़ती देखी। घड़ियाल की होल में से लोकेश को भी दिखाई दे रहा था। उस वक्त उसमें 3:03 हुए थे। दीपा बेडरूम के दरवाजे पर पहुंची। प्रेम, वह बोली, भीतर हो? मैं अपने पासपोर्ट के लिए यहाँ आई थी। लोकेश सांस रोक के खड़ा रहा। एक क्षण बाद दीपा घूमी और बाहर को बढ़ी। मेज के करीब वह ठिठकी। उसने मेज पर खड़ा पासपोर्ट उठा लिया। प्रेम, वह फिर बेडरूम की ओर मुंह करके बोली, पासपोर्ट मेज पर पड़ा मिल गया है, मैं इसे लेकर जा रही हूँ। फिर वह स्टडी से बाहर निकल गई। तब लोकेश ने डरते हुए बेडरूम का दरवाज़ा खोला। उसने दरवाज़ा बंद किया, उसके ताले में चाबी फिराई और चाबी अपनी जेब में रख ली। दीपा की वहाँ एकाएक आमद ने उसे झकझोर कर रख दिया था, लेकिन अब वह फिर संभल गया था। दीपा ड्राइंग रूम में थी और अब वहाँ से म्यूजिक की आवाज़ आने लगी थी। शायद उसने कोई कैसेट चालू किया था, शायद रेडियो चलाया था। उसने घड़ियाल पर निगाह डाली। 3:04। वह घड़ियाल के पास पहुंचा। उसने घड़ियाल की सुइयां 10 मिनट पीछे कर दी। अब उस पर 2:54 का समय दिखाई देने लगा। उसकी योजना में कुछ व्यवधान जरूर आए थे, लेकिन वक्त अभी भी उसका गुलाम था। उस घड़ी ने अभी भी उसे साफ बचा लेना था। वह घड़ी ही बकौल प्रेम सागर उसकी फर्स्ट क्लास वाटर टाइट आयरन क्लैड एलिबाई बनने वाली थी। उसने दीपा को बचाने के लिए एक हत्या की थी, लेकिन वह हत्या आत्महत्या ही समझी जाने वाली थी। अंत में उसने अपने हाथों पर से सूती दस्ताने उतारे और उन्हें फायरप्लेस की आग में झोंक दिया, जहाँ की खून से सना तह किया हुआ कपड़ा पहले ही जलकर खाक हो चुका था। ड्राइंग रूम से संगीत की आवाज बदस्तूर आ रही थी। शायद वह दीपा की खुशी का इजहार कर रही थी, जो अब उसे प्रेम सागर नाम के व्यक्ति के से कभी हासिल नहीं होने वाली थी। एक आखिरी निगाह घटनास्थल पर डालकर वह दबे पांव फ्लैट से बाहर निकल गया। दीवान कैलाशनाथ की निगाह में किसी को बुलाकर खुद हाजिर न होना उसके साथ बदसलूकी की इंतहा थी। साहब फ्लैट में नहीं है, वे हबीब को घूरते हुए बोले। तो म्यूजिक कौन सुन रहा है? वो एक हबीब बोला, मेम साहब है। शायद उन्हें तुम्हारे साहब के बारे में कुछ मालूम हो। जी वो, मैं जरा पहले बेडरूम में देखता हूँ साहब। उसने बेडरूम के बंद दरवाजे पर दस्तक दी। दरवाजा ट्राई किया, फिर दस्तक दी, जवाब नदारद। साहब भीतर तो नहीं मालूम होते। वह खेदपूर्ण स्वर में बोला। हद है बेमुरव्वत की। दीवान साहब भड़के। यूं आनन फानन मुझे यहाँ बुला लिया और खुद पता नहीं कहाँ चल दिए। जानते हो, मैं खास तुम्हारे साहब के बुलाने पर यहाँ आया हूँ। नहीं साहब, मैं नहीं जानता। मेरे से तो साहब ने सिर्फ लोकेश भार्गव साहब के आने का जिक्र किया था। हम दोनों आने वाले थे। भार्गव साहब आए? मुझे मालूम नहीं साहब। क्या पता भार्गव साहब आए हों और साहब उन्हीं के साथ 1 मिनट को कहीं चले गए हों। तभी फ्लैट की घंटी बजी। दीवान साहब को स्टडी में खड़ा छोड़कर हबीब मुख्य द्वार की तरफ बढ़ा। दीवान कैलाशनाथ कोई 70 साल की उम्र के बड़ी नाजुक तंदुरुस्ती वाले दुबले पतले वृद्ध थे। लोकेश के पिता कभी उनके पास स्टेनो हुआ करते थे। उन्हीं की प्रेरणा से लोकेश ने LLB की थी और वकील बना था। वह अक्सर दीवान साहब के पास किसी खास नुक्ते पर उनकी सलाह हासिल करने के लिए आता रहता था। आगंतुक लोकेश भार्गव निकला। वह हबीब को एक तरफ ढकेलता हुआ स्टडी में पहुंचा। गुड आफ्टरनून सर। वह दीवान साहब से बोला। गुड आफ्टरनून माय बॉय। दीवान साहब बोले, क्या बात है, हाफ क्यों रहे हो? वो क्या है, लोकेश बोला, नीचे लिफ्ट नहीं थी, मैं सीढ़ियाँ चढ़कर आया हूँ। तभी तो नीचे ही तुमसे मुलाकात नहीं हो पाई। तब लिफ्ट मुझे ऊपर ला रही थी। आप अभी पहुँचे हैं? हाँ। सागर साहब कहाँ हैं? फ्लैट में तो है नहीं। मैंने तो सोचा था कि उनका कोई पता तुम्हें मालूम होगा। मुझे
लोकेश हड़बड़ाया। मुझे क्यों कर मालूम होगा साहब, मैं तो अभी आपके सामने वहां पहुंचा हूँ। हबीब हल्के से खांसा और बोला, मैंने यह राय दी थी कि शायद आप अभी पहले भी यहाँ आए हों और साहब आपके ही साथ 1 मिनट को कहीं बाहर चले गए हों। मैं यहाँ पहले भी आया हूँ? लोकेश अचकचा कर बोला, मैं कुछ समझा नहीं। साहब ने कहा था कि आप आने वाले थे और वही खुद आपके लिए दरवाज़ा खोलने वाले थे। ऐसा तुम्हारे साहब ने कहा था? हाँ। लोकेश का दिल लरज गया। तो हरामजादा प्रेम सागर झूठा और वादा खिलाफ भी निकला था। आखिर उसने अपने नौकर को बता दिया कि वह वहां आने वाला था। क्या पता कि यह बात उसने हबीब के अलावा और किसी को बताई हो। नॉनसेंस, प्रत्यक्ष था वह बोला, मैं तो अभी आया हूँ। हबीब खामोश रहा। जाओ, दीवान साहब बोला, अपने साहब को कहीं से ढूंढ कर लाओ। ढूंढने तो हबीब कहाँ जाता, अलबत्ता स्टडी से वह विदा हो गया। अजीब आदमी है, दीवान साहब बुनबुनाए, हमें बुलाकर खुद ही खिसक लिया। कोई ज्यादा देर तो नहीं हुई? लोकेश घड़ियाल की तरफ घूमा। देखिए, यह घड़ियाल तो अभी 2:56 ही बजा रही है। दीवान साहब की निगाह अपने आप ही घड़ियाल की तरफ उठ गई। इतना बड़ा घड़ियाल मैंने कहीं नहीं देखा, वह बोला। बड़ा छोटा क्या? लोकेश हंसा, मैंने तो घड़ियाल ही नहीं देखा। हाँ, आजकल कॉर्ड्स क्लॉक का रिवाज है। वे एक क्षण ठिठके और फिर बोले, बरखुरदार, जब इस प्रेम सागर ने मुझे फोन किया था तो मुझे लगा था कि उसके पास तुम भी मौजूद थे। नहीं साहब, लोकेश बोला, यह तो मुमकिन ही नहीं। मैं तो प्रेस क्लब में लंच कर रहा था और अभी वहीं से उठकर सीधा आया हूँ। उसने फोन पर तुम्हारा नाम यूं लिया था जैसे तुम उसके पास मौजूद हो। आपको गलत फहमी हुई है साहब। मैं उसके पास मौजूद होता तो फिर मैं खुद आपसे बात करता। हाँ, यह भी ठीक है, जरूर मुझे गलत फहमी हुई थी। लोकेश की जान में जान आई। अजीब आदमी है यह प्रेम सागर, दीवान साहब फिर बुनबुनाने लगे। मैंने बहुत चर्चे सुने हैं इसके। कहते हैं औरतों का बड़ा भारी रसिया है। उसका नौकर कह रहा था कि अभी भी कोई मैम साहब फ्लैट में मौजूद है। अच्छा? लोकेश ने हैरानी जाहिर की। हाँ, देखो तो, हमारी खातिर न सही तो उस मेहमान की खातिर तो फ्लैट में रुकता। सर, मुझे एक बात सूझी है। क्या? कहीं ऐसा तो नहीं कि वो आपके ऑफिस में पहुंच गया हो? वो किस लिए? शायद आपसे हुए वार्तालाप का मंतव्य यह रहा हो कि आप यहाँ नहीं आएंगे बल्कि वह आपके ऑफिस पहुंचेगा। ऐसा कैसे हो सकता है? हमारे में साफ बात हुई थी कि आना मैंने था, तभी तो टैक्सी का जिक्र किया था और उसने कहा था कि पैदल भी सिर्फ 5 मिनट का रास्ता था। सर, आपसे नहीं तो प्रेम सागर से बात को समझने में कोई गलती हुई होगी। उसके यूं हमें इंतजार करता छोड़ने वाली बात कुछ पल्ले नहीं पड़ रही। मैं तो कहता हूँ जरूर वह आपके ऑफिस में पहुंच गया है। सर, आपके ऑफिस में चलते हैं। जरूर वह वहीं होगा। वहां जाने की क्या जरूरत है? फोन करके पूछ लेते हैं वह वहां पहुंचा है कि नहीं। लोकेश का दिल जोर से उछला। उसके सपने ने उसे इतनी मामूली बात नहीं सुझाई थी कि जहां वह दीवान साहब के साथ पैदल चलकर जाना था वहां फोन भी किया जा सकता था। मैं आपके ऑफिस फोन करता हूँ, वह मरे स्वर में बोला। वह फोन के पास पहुंचा और कॉल लगाने लगा। फोन खराब मालूम होता है। फिर वह रिसीवर वापस केडल पर रखता हुआ बोला, डायल टोन तो है लेकिन डायल नंबर नहीं पकड़ रहा। लाइन कहीं उलझ गई होगी, ऐसा ही मालूम होता है। यूं उलझी लाइन अपने आप ठीक हो जाती है। थोड़ी देर बाद फिर ट्राई करना। सर, इतनी देर में तो हम वहां भी पहुंच जाएंगे। बरखुरदार, अब यहाँ बैठे हैं आराम से। सर, एक कानूनी नुक्ते पर मैं आपसे मशवरा भी करना चाहता था। तो करो। यह खामखा बीच में व्यवधान आ जाएगा तो यहाँ से निपटने के बाद कर लेंगे। सर, कमाल करते हैं आप, परेशानी से हलकान हुए जा रहे हैं।
लोकेश ने आखिरी कोशिश की। सारा दिन तो आप ऑफिस में बैठे रहते हैं, आपको तो वॉक का कोई मौका छोड़ना ही नहीं चाहिए, खास तौर से दिल्ली के आज जैसे सुहावने मौसम में। वह तरकीब कारगर साबित हुई। दीवान साहब फौरन उठ खड़े हुए। लोकेश की जान में जान आई। चलो, वे बोले। वैसे भी पता नहीं क्यों यह कमरा मुझे मकबरे जैसा लग रहा है। कोई खुली खिड़की नहीं, कोई रोशनदान नहीं। वॉक के बहाने खुले में तो पहुंचेंगे। एग्जैक्टली सर, लोकेश बोला। मैं जरा नौकर को खबर कर दूं? उसने घंटी बजाकर हबीब को बुलाया। तुम्हारे साहब की तलाश में हम दीवान साहब के ऑफिस में जा रहे हैं। वो वहां न हुए तो हम उल्टे पांव लौटेंगे। हमें मुश्किल से 10 मिनट लगेंगे आने में। साहब यहाँ आएंगे जरूर। उन्हें सफर के लिए रवाना होना है। मैंने 3:30 बजे उनकी टैक्सी भी बुलाई है। सोए तो नहीं पड़े तुम्हारे साहब? एकाएक दीवान साहब बोले। शायद गहरी नींद सोए हो, जिसकी वजह से उन्हें न आवाज सुनाई दी है न दरवाजे पर पड़ती दस्तक। मैं दरवाजा फिर खटखटाता हूँ। इस बार हबीब ने बहुत जोर जोर से बेडरूम का दरवाजा खटखटाया। मुर्दा न बोला। उसने दरवाजे का हैंडल ट्राई किया। दरवाजे को तो ताला लगा है। वह उलझनपुर स्वर में बोला। छोड़ो, लोकेश उतावले स्वर में बोला। तुम्हारे साहब भीतर नहीं हो सकते, हम आते हैं। टाइम क्या हो गया? टाइम के जिक्र पर दीवान साहब और हबीब की निगाह घड़ियाल की तरफ उठ गई। लो, 3 बज गए। चलिए दीवान साहब, हबीब, हम 3:10 तक वापस लौट आएंगे। घड़ियाल ठीक यही वक्त दिखा रहा था जबकि दीवान साहब और लोकेश प्रेम सागर की बेमानी तलाश के बाद वापस लौटे। घड़ियाल ठीक यही वक्त दिखा रहा था जबकि दीवान साहब और लोकेश प्रेम सागर की बेमानी तलाश के बाद वापस लौटे। साहब आए? आते ही लोकेश ने हबीब से सवाल किया। नहीं आए, हबीब चिंतित भाव से बोला। मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा, हद हो गई है। तो दीवान साहब भुनभुनाए। 70 साल उम्र हो गई मेरी, आज तक इतना अभद्र व्यवहार किसी ने नहीं किया था मेरे साथ। साहब, मेरे साहब ऐसा क्या? ऐसा किसी जिस घड़ी दीवान साहब मालिक का गुस्सा नौकर पर उतार रहे थे, ऐन उस घड़ी लोकेश घड़ियाल की मिनट की सुई को चुपचाप 10 मिनट आगे कर रहा था। घड़ियाल में 3:11 बज रहे थे। अब वह 3:21 दिखाने लगे। तभी स्टडी में दीपा साई ने कदम रखा। दीपा? दीवान साहब हैरानी से बोले। बेटी तू यहाँ? दीवान साहब को यहाँ देखकर दीपा भी वैसे ही हैरान हो रही थी। आप यहाँ कैसे? वह बोली। प्रेम सागर से मिलने आया था। प्रेम है कहाँ? पता नहीं, जवाब लोकेश ने दिया। तभी दीवान साहब को सूझा कि अब ड्राइंग रूम से म्यूजिक की आवाज नहीं आ रही थी। अभी ड्राइंग में तू थी? जी हाँ। तू वहां क्या कर रही है? वह तिरस्कारपूर्ण भाव से लोकेश की तरफ देखती हुई बोली। आपको बताया नहीं क्या कि मैं और प्रेम शादी कर रहे हैं? दीवान साहब सकपकाए। उन्होंने हबीब की तरफ देखा। तुम जाओ, वे बोले। अनिच्छापूर्ण ढंग से हबीब वहां से विदा हुआ। तो प्रेम सागर के साथ कहीं सफर पर जा रही है? जी हाँ, पहले बम्बई फिर दुबई। शादी दुबई जाकर करूंगी। वजह? यूं ही प्रेम ऐसा चाहता है। मुझे तो यह भी नहीं पता था कि तू प्रेम सागर को जानती है। मैं जानती हूँ, मैं उससे प्यार करती हूँ। मैं तो समझता था कि तू लोकेश से प्यार करती थी। यह भी यही समझता है। मैं लोकेश बड़े व्यग्र भाव से बोला। सचमुच तुमसे प्यार करता हूँ। मुझे पता है कैसा प्यार करते हो तुम मुझसे। प्रेम ने मुझे बताया था कि तुम आज यहाँ क्या लेने आए हो। मैं? लोकेश हकबकाया। यहाँ कुछ लेने आया हूँ? और नहीं तो क्या। बेटी उधर मेरी बात सुन। दीवान साहब बीच में बोल पड़े। उन्होंने दीपा की बाह थामी और उसे लोकेश से परे स्टडी के एक कोने की तरफ ले गए। उस घड़ी का फायदा उठाकर लोकेश ने बेडरूम के दरवाजे का ताला खोल दिया और चाबी वापस अपनी जेब में रख ली।
आप मुझे रोक नहीं सकते अंकल, दीपा कह रही थी। मेरा निश्चय अटल है। बेटी, मैंने सुना है वह बहुत खराब आदमी है। आप कभी प्रेम से मिले हैं? नहीं, लेकिन तो फिर जरूर यह पट्टी आपको लोकेश ने पढ़ाई होगी कि प्रेम खराब आदमी है। उसने इस बाबत मुझे एक अक्षर भी नहीं कहा। मैंने, लोकेश आगे बढ़ गया, दीवान साहब के सामने तुम्हारा नाम तक नहीं लिया। तो फिर क्या किया है तुमने? प्रेम यहाँ क्यों नहीं है? लो, अगर प्रेम यहाँ नहीं है तो यह भी मेरी गलती है। 3:30 बजने वाले हैं। वह घड़ियाल पर निगाह डालते हुए बोली, हमें ट्रेन पकड़नी है। इतनी लापरवाही वह नहीं बरत सकता कि ऐन मौके पर गायब हो जाए। दीवान साहब ने भी घड़ियाल पर निगाह डाली। 3:25 हुए थे। उनके चेहरे पर उलझन के भाव थे। फिर उन्होंने वैसे ही उलझनपूर्ण भाव से लोकेश की तरफ देखा और बोला, इतना टाइम हो गया? लोकेश ने पहले से ही तैयार किया हुआ जवाब जड़ दिया, वॉक में हमें ज्यादा वक्त लग गया होगा साहब। हमारे में बातें भी तो बहुत गंभीर हो रही थी। हाँ, दीवान साहब के चेहरे से उलझन के बादल छट गए। यही हुआ होगा। कानूनी नुक्ता डिस्कस करते वक्त मुझे वक्त का ख्याल नहीं रहता। प्रेम को किसी ने बेडरूम में देखा? दीपा बोली। वो वहां नहीं है, दीवान साहब बोले। नौकर ने मेरे सामने कई बार दरवाजा खटखटाया था। किसी ने बेडरूम के भीतर झांका था? दरवाजा बंद था। क्या पता भीतर उसे कोई दौरा वोरा पड़ गया हो। वह और कहीं नहीं हो सकता। हमें दरवाजा जबरन खोलना चाहिए। वह बेडरूम के दरवाजे के करीब पहुंची। उसने 2-3 बार दरवाजे पर दस्तक दी। प्रेम सागर को नाप लेकर पुकारा और फिर दरवाजे का हैंडल ट्राई किया। दरवाजा तो खुला है, वह बोली। नौकर तो कहता था कि बंद है, दीवान साहब बोले। दीपा ने दरवाजे को धक्का देकर खोला। फिर उसके मुंह से एकाएक चीख निकली। दीवान साहब ने लपक कर उसे संभाला न होता तो वह जरूर फर्श पर ढेर हो गई होती। लोकेश ने दरवाजा पूरा खोल दिया। हबीब दौड़ता हुआ वहां पहुंचा। जरूर दीपा की चीख की आवाज उसके कानों में पड़ चुकी थी। हबीब घुटनों के बल बैठकर अपने साहब के मृत शरीर का मुआयना करने लगा। दीवान साहब दीपा को कुर्सी पर बिठाने की नीयत से परे ले चले। उस घड़ी दरवाजे के पास खड़े लोकेश ने चाबी को भीतर की तरफ से दरवाजे के ताले के छेद में डाल दिया। अब वह सुरक्षित था। सारे कामों को पूरी तसल्ली बख्श ढंग से अंजाम दिया जा चुका था। तभी उसने अनुभव किया कि हबीब उठ खड़ा हुआ था और अपलक उसे देख रहा था। साहब मरे पड़े हैं, वह बोला। ओह, लोकेश बोला। साहब गोली से मरे हैं। गोली से? दीवान साहब बोले। फिर तो हमें फौरन पुलिस को फोन करना चाहिए। मैं करता हूँ, लोकेश बोला और लंबे डग भरता हुआ टेलीफोन की ओर बढ़ा। हबीब उसके साथ आगे बढ़ा। यह तुम्हारी हरकत है भार्गव साहब, हबीब फुफकारता सा बोला। सिर्फ तुम्हारी। सबसे ज्यादा तुम ही चाहते थे प्रेम सागर से पीछा छुड़ाना। लोकेश ने उसकी बातों की ओर ध्यान न दिया। वह पुलिस का नंबर डायल करने लगा।